टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। CH1 इनोसेंट प्रिंसेस फियांसी आंट आलीशान महल जिस पर गोल्डन का पेंटम था, उस महल को देखकर कोई भी बोल सकता था यहाँ पर आज भी इस महल में रहने वाले लोगों का राज चलता है। महल के रूम में एक मासूम सा लड़का सो रहा था। काले लंबे सिल्की बाल थे, उनकी पोनीटेल बंधी हुई थी, गोल छोटा सा मासूम सा चेहरा, गोरा रंग, गुलाबी होंठ, छोटा सा नाक, उसके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी आई थी जो उसके चाम को और बढ़ा रही था। उसके फिचर ऐसे थे जिसे लड़की को भी जलन हो जाए। उस लड़के को देखकर कोई भी बता सकता था वो बहुत ही मासूम था। तभी इस रूम का दरवाजा खुलता है और एक महिला जिसने ऊपर से नीचे तक बहुत सारे गहने पहन रखे थे, सोने की कढ़ाई की बनारसी साड़ी पहन रखी थी, वह महिला की मीठी सी आवाज में बोली, प्रिंस आपका कब तक सोने का इरादा है? आपको पता है ना, आज आपकी एंगेजमेंट है। आप अगर टाइम पर उठकर तैयार नहीं हुए तब आपके बाबा साहब आपके साथ क्या करेंगे? आप और हम दोनों जानते हैं। ये सुनकर प्रिंस उठकर बैठ जाता है। उसकी सिल्वर कलर की आंखें से टुकुर टुकुर सामने खड़ी औरत को देख रहा था। वह आलस भरी आवाज में बोला, मासा आपको पता है हम इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहते। हम इस महीने में ही 18 के हुए हैं, फिर भी बाबा साहब हमारी इतनी जल्दी शादी क्यों करवाना चाहते हैं? ये सुनकर वह महिला उदास होकर बोली, प्रिंस ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा। आपकी बाबा साहब आपके सपनों को कुचलकर आपकी शादी इतनी जल्दी क्यों करवाना चाहते हैं, जबकि आपको 21 ईयर में शादी के लायक होगे और अगर आपको करियर बनाना है आपको उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। फिर भी आपके बाबा साहब कानून के खिलाफ जाकर आपकी शादी 18 साल में ही क्यों करवाना चाहते हैं, यह उन्होंने हमें भी नहीं बताया। फिर वो महिला क्लोजेट रूम से उस लड़के के लिए कपड़े निकाल कर रख देती है। प्रिंस भी बाथरूम में जाकर फ्रेश होने चला जाता है। थोड़ी देर बाद नो फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आता है। इस वक्त प्रिंस को देखकर कोई भी लड़की बेहोश हो सकती थी, लड़कों की तो उसे जान से मारने की इच्छा होने लगती। प्रिंस इस वक्त बहुत ज्यादा सेक्सी और हॉट लग रहा था। अपने हेयर ड्राई करते हुए आईने में देखकर खुद से बोला, क्यों बाबा साहब हमारी इतनी जल्दी शादी करके हमारे सपनों को कुचलना चाहते हैं? हमें एक फेमस सिंगर बनना है, ये सपना माँ सा और मेरा दोनों का है। माँ सा कभी सिंगर नहीं बन पाई, लेकिन मैं बहुत फेमस सिंगर बन के मासा का और अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ। ये बात बाबा सा को समझ में क्यों नहीं आती है? हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी शादी इतनी जल्दी ना हो? जिससे मेरी शादी होने वाली है उन दीदी से बात करनी होगी, शायद वही शादी के लिए मना कर दे, हमें उनसे ही बात करनी होगी। ये जोधपुर के प्रिंस और होने वाले किंग रुद्राक्ष सिंह राजपूत, इनके पिता का नाम महेंद्र सिंह राजपूत और मां का नाम गायत्री सिंह राजपूत, दादा का नाम कर्मवीर सिंह राजपूत, दादी का नाम सुचित्रा राजपूत है। एक एक्सीडेंट में रुद्राक्ष सिंह के मॉम और डैड के साथ साथ दादी जी की में डेथ हो गई। अब उसके दादाजी जो अपनी वाइफ और बेटे बहू की डेथ के सदमे कारण पैरालाइज हो चुके हैं, जिस कारण पूरे जोधपुर का कार्यभार रुद्राक्ष सिंह के फुफोसा सूरज सिसोदिया संभालते हैं, जिनको प्रिंस अपना डैड ही मानते हैं। प्रिंस की बुआ जी कनक राजपूत अपने परिवार के साथ जोधपुर में रहते हैं। अब प्रिंस की जिम्मेदारी उन लोगों पर ही है, लेकिन प्रिंस बुआ जी की बेटी और फुफोसा दोनों ही बहुत लालची है। वो लोगों ने जोधपुर के राजगद्दी पर अपना कब्जा करने के लिए प्रिंस की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं, क्योंकि यह पूरा राज्य प्रिंस की वाइफ के नाम पर होगा, वही यहाँ की रानी बनेगी। सूरज राजपूत खानदान की पूरी प्रॉपर्टी राजगद्दी हासिल करके अपनी बेटी मोहिनी को बिठाना चाहता है। मोहिनी एक बहुत ही बिगड़ल लड़की है, वह ऐसा कोई नशा नहीं है जो नहीं करती है। वह जोधपुर की सबसे बिगड़ल लड़की के रूप में फेमस है, जो पैसे पानी की तरह बहा देती है। वो प्रिंस रुद्राक्ष सिंह से बहुत ज्यादा नफरत करती है। उसने बहुत बार रुद्राक्ष सिंह को मारने की कोशिश की है, लेकिन उसके मॉम डैड हमेशा रुद्राक्ष सिंह को बचा लेते हैं। आखिरकार सूरज ने तंग आकर मोहिनी को बता दिया, वह जोधपुर की राजगद्दी हासिल करने के बाद प्रिंस को मार डालेंगे। उसके बाद सूरज ने मोहिनी को बताया, ये राजगद्दी और प्रॉपर्टी हमारी तभी हो सकती है जब प्रिंस की वाइफ खुद हमारे नाम पर करें। ये सुनकर मोहिनी ने उसी दिन सोच लिया था, वह कुछ भी करके प्रिंस की शादी जल्द से जल्द सब कुछ हासिल करके प्रिंस को जान से मार देगी। सुनसान घना जंगल, ब्लैक कलर का एक बड़ा मेंशन, उस मेंशन के एक अंधेरे बैकयार्ड काले कपड़ों में एक साया राजा की तरह कुर्सी पर बैठा था। उसके आसपास बहुत सारे कंकाल और खून के छींटे पड़े थे। वह जगह ऐसी लग रही थी जैसे यहाँ पर नरसंहार किया गया हो। लेकिन जहाँ काला साया बैठा था उसके 1 मीटर की दूरी पर चारों तरफ एकदम साफ सुथरी जगह थी। वहां पर जैसे एक मिट्टी का कण भी ना हो। 3 आदमियों को गर्म पानी के कंटेनर में खड़ा कर रखा था। उस कंटेनर के नीचे आग जल रही थी, वह पानी उबल रहा था।
जिसके कारण वो लोग चीख रहे थे और मौत की भीख मांग रहे थे। ये देखकर वह काला साया राक्षस हंसी हंसते हुए बोला, तुम लोगों को मुझसे गद्दारी करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम लोगों ने मेरी इन्फॉर्मेशन देकर के मेरे बदले के आगे आने की कोशिश की है। तुम लोगों को इतनी आसानी से मौत नसीब नहीं होगी। तुम लोगों ने मेरी बरसों की मेहनत बर्बाद करने की कोशिश की है। उसकी आवाज से पता चला वो एक लड़की है, लेकिन बहुत ज्यादा डरावनी थी। उसके चारों का ओरा ऐसा था जैसे पता नहीं उस लड़की ने कितनों का खून बहाया हो, कितनी लाशों से होकर यहाँ तक पहुंची है। राजपूत महल में इधर राजपूत महल रोशनी से नहाया हुआ था। राजपूत महल के गोल्ड कलर पर रंग बिरंगी रोशनी चार चांद लगा रही थी। इस वक्त राजपूत महल को देखकर लग रहा था जैसे राजपूत महल स्वर्ग का हिस्सा हो। जनता राजपूत के महल के मैदान में इकट्ठा हो रही थी। इधर महल के अंदर भी पार्टी अपने पूरी जोश थी। बड़े बड़े सियासत के लोग, पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन आए हुए थे। पार्टी के दो हिस्से थे। एक तरफ जनता के लिए तो एक बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, शाही खानदान के लोगों के लिए अरेंजमेंट किए गए थे। मोहिनी ने स्टेज पर आकर अनाउंसमेंट, हम अब प्रिंस को इनवाइट करना चाहेंगे। इतने में एक स्पॉटलाइट सिलियो पड़ी, जहां पर एक सफेद सूट में एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का खड़ा था। 6 फुट 5 इंच हाइट, दुबला पतला शरीर, गोल छोटा सा चेहरा, दूध का गोरा रंग, सिल्वर कलर की आंखें, काले घने सिल्की बाल, बड़ी बड़ी मासूम आंखें, लाल होठ जो हल्के हल्के कांप रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से देवदूत उतर कर आया है। उसे देखकर सब लोग मंत्रमुग्ध होकर उसे एकटक देखने लगे। प्रिंस मासूम आंखों से इधर उधर देख रहा था। वह थोड़ा नर्वस था। ये देखकर मोहिनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने अनाउंसमेंट करते हुए कहा, प्रिंस भाई साहब प्लीज स्टेज पर आ जाए। उसके बाद प्रिंस रुद्राक्ष सिंह स्टेज पर पहुंचकर मोहिनी के पास खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी हाथ की उंगलियां कांप रही थी। भले ही वह प्रिंस था, लेकिन वह कभी भी प्रजा के सामने इस तरह नहीं आया था। उसे महल के अंदर ही एजुकेटेड किया गया था। मोहिनी ने फिर से अनाउंसमेंट करते हुए कहा, अब हम हमारी प्रिंसेस भाभीसा को इनवाइट करते हैं। थोड़ी देर बाद स्पॉटलाइट सीधे दरवाजे पर पड़ी। वहां से भड़कीले लाल कलर की साड़ी पहनी 30 साल के आसपास की महिला चलकर आ रही थी। उसके बड़े बड़े दांत थे। उसने बहुत ही ज्यादा मेकअप कर रखा था। उसका चेहरा बहुत ही भद्दा लग रहा था। उसने बड़े बड़े ग्लासेस पहन रखे थे। उसके बाल भी अजीब से बन में बंधे थे। उस महिला को देखकर सब लोगों ने सोचा शायद ये प्रिंसेस की माँ है। लेकिन सब लोगों के मन में एक सवाल रहा था, अगर प्रिंसेस की माँ ऐसी है, तो क्या प्रिंसेस सच में खूबसूरत होगी? उसके बाद सब लोग ध्यान से गेट की तरफ देखने लगते हैं। उस महिला के पीछे एक ब्लैक गाउन में खूबसूरत सी लड़की आ रही थी। उसे देखकर सब लोगों ने राहत की सांस ली। ब्लैक गाउन वाली लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उसने अपने काले घने बालों का एक मेसी बन बनाया हुआ था। होठों पर न्यूट लिपस्टिक, हल्का सा मेकअप, बड़े बड़े आईलैशेस, काली आंखें, गोल चेहरा और परफेक्ट साइज फिगर। उसको ब्लैक गाउन जो अच्छा लग रहा था। फिर वो दोनों चलते हुए स्टेज पर गए। उनके पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड थे, जो उस महल के पार्टी हॉल में फैल गए। इधर वह महिला और लड़की स्टेज पर चली गई। उसके बाद मोहिनी ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा, ये हमारी भाभीसा आकृति सिन्हा। मोहिनी के इतना बोलते ही सब लोग ने बातें करना शुरू कर दिया। ये लोग सिन्हा खानदान के पोती के साथ प्रिंस की शादी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा सौदा है। फिर मोहिनी ने एक सर्वेंट को इशारा किया। वह एक सोने के थाल रिंग्स लेकर आया। जब सब लोगों ने रिंग्स देखी, उनकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वह राजपूत खानदान की खानदानी रिंग थी। उसके बाद मोहिनी ने प्रिंस को उस महिला और उस लड़की के सामने खड़ा कर दिया। इतने में ही प्रिंस ने धीमी आवाज में कहा, आंटी प्लीज इस एंगेजमेंट के लिए आप मना कर दीजिए। हम अभी शादी नहीं करना चाहते। उस महिला ने एक बब्बर शेरनी की तरह खूंखार रूप से प्रिंस को घूर रही थी, जैसे वह अभी प्रिंस को जान से मार देगी। उसके घुरने से प्रिंस कांप गया। प्रिंस को ऐसा लगा किसी ने उसके शरीर फ्रिज कर दिया हो। प्रिंस की पीठ से ठंडा पसीना पानी की तरह बहने लगा। उसने आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। इतने में मोहिनी रिंग्स लेकर उन दोनों के पास आए और फिर रिंग पहनाने का इशारा किया। तो उस महिला ने एक रिंग उठा ली। फिर प्रिंस ने भी जैसे तैसे रिंग उठा ली। फिर जैसे ही उस महिला ने रिंग लेकर प्रिंस के हाथ में पहनाने की कोशिश की, तो सारे लोग सदमे में चले गए और आंखें फाड़े सामने का सीन देखने लगे। इधर प्रिंस भी जम गया। उसने उम्मीद नहीं की थी उसके एंगेजमेंट इस आंटी के साथ हो रही है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर अभी बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ आ गया है। इधर मोहिनी ने शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए पहले प्रिंस को देखती है, फिर पार्टी हॉल में मौजूद बिजनेसमैन और शाही खानदान के लोगों को देखती है। फिर अजीब सी हंसी के साथ बोली, हमारे प्रिंस भाई सा ने आकृति भाभीसा को पसंद किया है। इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, इसीलिए यह एंगेजमेंट हम प्रिंस भैया के प्यार के लिए करवा रहे हैं। ये सुनकर प्रिंस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मोहिनी को देख रहा था। मोहिनी ने एक अजीब से स्माइल प्रिंस को पास की, तो प्रिंस को बहुत ज्यादा बुरा लगा। उसे ऐसा लग रहा था
कि सब लोगों ने उसके साथ मिलकर धोखा किया है। वह बस एक स्टेचू की तरह खड़ा था। उस अधेड़ उम्र की महिला यानी आकृति सिन्हा ने प्रिंस को रिंग पहना दी। इधर मोहिनी ने भी प्रिंस का हाथ पकड़कर आकृति सिन्हा के रिंग फिंगर में रिंग पहना दी। लेकिन किसी ने भी तालियां नहीं बजाई, क्योंकि वह लोग अभी भी सदमे में थे। उन्हें कभी भी उम्मीद नहीं थी राजपूत खानदान के लोग प्रिंस के साथ ऐसा करेंगे। सारे लोग बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और शाही खानदान के लोग थे, इसीलिए सब लोगों को दिख रहा था यहाँ क्या चल रहा है। उन्हें समझ में आ रहा था ये सब लोग मासूम प्रिंस का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन किसी ने भी इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की। शाही खानदान में तो इससे भी बुरा होता है। ये तो एक अधेड़ उम्र की महिला के साथ एंगेजमेंट ही थी, जो कि एक पुश्तैनी रईस परिवार की बेटी थी। उसके साथ शादी करवा रहे थे। उन लोगों ने सुना था सिन्हा परिवार की एक बदसूरत और लूचर बेटी है, जो कि 35 साल की हो गई है। लेकिन उसे किसी ने शादी करने के लिए हाँ नहीं कहा। उसे सब ने ठुकरा दिया। तो आज उसने मासूम प्रिंस के साथ एंगेजमेंट की है। ये सोचकर सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। इधर सूरज और मोहिनी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी, लेकिन कनक राजपूत के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। उसके हस्बैंड और बेटी ने मिलकर उसके भतीजे के साथ यह कौन सा खेल खेला है। लेकिन वो कभी भी अपने हस्बैंड के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। अब कनक को गिल्टी फील हो रहा था। उसने क्यों राजपूत खानदान की राजगद्दी संभालने का फैसला किया। अगर वह ऐसा नहीं करती तो उसकी बेटी और हस्बैंड को कभी भी इस तरह की साजिश रचने का मौका नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद मोहिनी ने माइक पर अनाउंसमेंट किया, आप लोग सब डिनर एंजॉय कीजिए, तब तक के लिए हम जनता से मिलकर आते हैं। उसके बाद वह लोग मैदान में चले गए। वहां पर भी आकृति सिन्हा और प्रिंस को एक साथ देखकर इसी तरह का रिएक्शन था। लेकिन जनता ने भी अपनी प्रिंस के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मोहिनी ने बताया कि प्रिंस आकृति सिन्हा से प्यार करता है। इसीलिए जनता भी अपनी प्रिंस की खुशी में खुश थी। लेकिन उन्हें प्रिंस के लिए बुरा लग रहा था। जनता ने सोचा शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। जब से प्रिंस को पता चला था उसकी शादी आकृति सिन्हा के साथ उस बदसूरत महिला के साथ हो रही है, जो कि उसके बुआ सा की उम्र की है, तब से ही वह बस एक कठपुतली की तरह चल रहा था। वह ना तो कुछ इमोशन शो कर रहा था, ना ही कुछ रिएक्ट कर रहा था। बस एक पुतले की तरह जहां उसे ले जा रहे थे वही जा रहा था। थोड़ी देर बाद सब मेहमानों से मिलने के बाद जब मोहिनी उन लोगों से कोई छोड़कर चली गई तो आकृति ने अपने पास ही खड़ी प्रीति को इशारा किया। ये देखकर प्रीति ने आकृति के कान में कहा, बॉस आप इस इनोसेंट लड़के का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती। आप अपने पैसों के दम पर और भी लड़के खरीद सकती हैं। आप इस इनोसेंट बच्चे के पीछे पड़ी है। ये सुनकर आकृति प्रीति को खतरनाक नजरों से घूरकर को देखती है। प्रीति अंदर तक कांप जाती है। आकृति के गुस्से से डरकर प्रीति वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आकृति घूमकर प्रिंस को देखने लगी, लेकिन वह एक जगह मूर्ति की तरह खड़ा था। ये देखकर आकृति को गुस्सा आ गया। वह प्रिंस का हाथ पकड़कर खींचते हुए एक रूम में ले जाकर खड़ा कर दिया। प्रिंस बिना किसी इमोशन के आकृति को ही देखे जा रहा था। ये देखकर आकृति को गुस्सा आ गया। आकृति प्रिंस का हाथ पकड़कर एक रूम में लेकर जाती है। वहां प्रिंस को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंस बार बार उससे छूटने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आकृति उसके साथ जबरदस्ती करने पर आ गई थी। अंत में जब प्रिंस ने उसे किस नहीं करने दिया, आकृति ने उसे दीवार से भिड़ा दिया, जिसे प्रिंस की कमर की रीढ़ की हड्डी और सिर में चोट लग गई थी। उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन आकृति के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट की, जैसे प्रिंस को दर्द में देखकर उसे सुकून मिल रहा हो। वह अजीब तरह से मुस्कुराते हुए प्रिंस के बालों को अपने हाथों में कसकर पकड़ते हुए उसका चेहरा ऊपर करके बोली, आज तुम मुझसे बच गए, लेकिन हमारी शादी के बाद तुम्हें एक गुलाम की तरह रखूंगी। अभी शुरुआत है। तुम बस मेरी शक्ल देखकर इतनी दर्द में हो, लेकिन अभी तुम्हारे दर्द की शुरुआत हुई है। प्रिंस रुद्र सिंह राजपूत, देखना एक दिन तुम खुद को कोसोगे। तुमने इस दुनिया में जन्म ही क्यों लिया। तुम्हें मुझे रिजेक्ट करने की सजा मैं दूंगी। ये सुनकर अपने मासूम चेहरे के साथ आंखों में आंसू भरकर प्रिंस कंफ्यूजन में आकृति को देख रहा था। उसे अपने सिर में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था उसने इस महिला का क्या बिगाड़ा है। लेकिन आकृति ने उसके मासूम चेहरे को देखकर खुद का दिल पिघलता हुआ महसूस हुआ, जिसे महसूस करते हुए आकृति ने प्रिंस के बालों को झटके से छोड़कर उसे दीवार की तरफ धक्का दिया, जिस वजह से प्रिंस की पीठ जाकर दीवार पर लगी। उसे एक बहुत ही दर्दनाक एहसास व उसकी पीठ में बुरी तरह चोट आई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। फिर भी वह आकृति के बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आकृति उसे गुस्से में वही छोड़कर जा चुकी थी। वही बाहर एक पिलर के पास मोहिनी यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। जब मोहिनी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन से बात कर रही थी तब उसने आकृति को प्रिंस को रूम में ले जाते हुए देखा। उसने सोचा शायद आकृति प्रिंस के साथ रोमांस करने ले जा रही है।
शायद आकृति से इस उम्र में आकर खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। लेकिन यहाँ आकर मोहिनी जो कुछ भी देखा, उसके बाद उसके दिल को बहुत ज्यादा ठंडक महसूस हुई। लेकिन उसने उन दोनों की बात तो नहीं सुनी। लेकिन उसने देखा था आकृति प्रिंस को किस करने की कोशिश कर रही थी। प्रिंस उसे धक्का दे रहा था। शायद इसी से गुस्सा होकर आकृति ने प्रिंस का मारा। ये देखकर मोहिनी बहुत ज्यादा खुश हुई। उसे आकृति और ज्यादा पसंद आने लगी। मोहिनी को ऐसा लगा जैसे प्रिंस को खत्म करने के लिए उसके पास एक मोहरा है। वह आकृति को प्रिंस के खिलाफ भड़का कर प्रिंस को तरह तरह से टॉर्चर करवा सकती थी। अपने शैतानी आइडिया के बारे में सोचते हुए मोहिनी शैतानी मुस्कुराहट के साथ वापस से पार्टी हॉल की तरफ चली गई। इधर प्रिंस जमीन पर पड़ा खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पीठ में इतना दर्द था, उससे थोड़ा सा हिलाने पर ही उसके शरीर से पसीना बह रहा था। उसे बहुत ज्यादा भयंकर दर्द हो रहा था। इतने में वहां से गुजर रहे सर्वेंट ने जब प्रिंस को इस हालत में देखा तो उसे दया आ गई। वह दौड़कर प्रिंस के पास आए और प्यार से बोली, प्रिंस आप ठीक तो है ना? ये सुनकर प्रिंस नम आंखों से उस सर्वेंट को देखते हुए बोला, हाँ दीदी हम ठीक है। ये सुनकर उस सर्वेंट की भी आंखें नम हो गई थी। उसने अपनी आंखों से सबको देखा था। राजपूत खानदान के लोग प्रिंस का फायदा उठाते थे, क्योंकि उनके प्रिंस बहुत ज्यादा मासूम थे। अब उनके प्रिंस के लिए एक बदसूरत फियांसे भी लेकर आ गए थे। उस सर्वेंट का मन कर रहा था वह जाकर उस आकृति सिन्हा का गला दबा दे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वह इस शाही खानदान की पर एक सर्वेंट की। लेकिन उसने प्रिंस की मदद की और उसे धीरे से उसके रूम तक पहुंचाया। प्रिंस जब बिस्तर पर लेट गया तो भी उसे दर्द के कारण अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसे बुरी तरह दर्द हो रहा था। ये देखकर सर्विस ने मेडिकल किट से दवा निकाली और प्रिंस को खिला दी। फिर बोली, प्रिंस आप थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, जिसके कारण आपका दर्द कम हो जाएगा। उस सर्वेंट और प्रिंस को नहीं पता था कि दो आंखें ज्वालामुखी की तरह जलते हुए उन दोनों को घूर रही थी। उन आंखों वाले इंसान की आंखों में साफ दिख रहा था कि उसे उस सर्वेंट का प्रिंस का हेल्प करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। वो उस सर्वेंट ऐसे देख रही थी जैसे अभी उसे जान से मार देगी। उस सर्वेंट को भी ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई अपनी जानलेवा नजरों से दूर रहा है। यह महसूस करते ही वो सर्वेंट बार बार इधर उधर देखकर चेक करने की कोशिश कर रही थी, उसे कौन इस तरह जानलेवा नजरों से गिर रहा है। तभी ज्वालामुखी जैसी लाल आंखें अचानक वहां से गायब हो गई। इधर सब लोगों के जाने के बाद प्रिंस अपने मन ही मन सोचने लगा, मैंने उस आंटी का क्या बिगाड़ा था जो उसने मुझे इस तरह मारा। अगर मॉम होती वह कभी भी मुझे मारने नहीं देती। पापा और मोहिनी दीदी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, जो मुझे बचपन से ही परेशान करती आ रही है। वह हमेशा मुझसे परेशान करती थी, लेकिन मैं मोहिनी दीदी का हमेशा ख्याल रखता था, उनकी हर बात मानता था। फिर मोहिनी दीदी मेरे साथ इस तरह भी है क्यों करती है? इस महल में बस दादोसा और मम्मा के अलावा मुझे इस घर में कोई भी प्यार नहीं करता। तभी प्रिंस को अपने बचपन के दोस्त भावेश का ख्याल आता है। वह जल्दी से अपने पास से एक फोन ढूंढकर एक नंबर डायल करता है। उधर से एक लड़का फोन उठाता है। प्रिंस से अपनी एनर्जेटिक आवाज में बोला, मेरे लिटिल बॉय को क्या हुआ? ये सुनकर प्रिंस छोटे बच्चों की तरह सुबक सुबक कर रोते हुए भावेश को सारी बात बता दी। पूरी बात जाने के बाद भावेश को भी बहुत बुरा लगा। वो मन ही मन बोला, ये लोग क्यों एक मासूम बच्चे का फायदा उठा रहे हैं? मुझे ही इस मासूम बच्चे की मासूमियत को कुछ भी करके बचाना होगा। ये सोचकर भावेश प्रिंस को कुछ बताता है, जिसे सुनकर प्रिंस के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। फिर अचानक उसे अपनी दादा सु की याद आती है। वह उदास होते हुए बोला, मैं मम्मा और दादासा को अकेला छोड़कर कैसे आऊंगा? ये सुनकर भावेश बोला, तुम्हारे दादोसा का ख्याल उनकी बेटी यानी तुम्हारी मम्मा रख लेंगी, लेकिन अगर तुम वहां पर रहे तुम कभी भी अपने मोम के सपने को पूरा नहीं कर पाओगे। वहां पर रहोगे तो तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी उस बुढ़े आंधी से करवा देंगे, फिर वह बूढ़ी आंटी तुम्हें हमेशा मारेगी। यह सुनकर भी डर गया। प्रिंस ने ठान लिया वह भावेश की बात जरूर मानेगा। ये सुनकर प्रिंस बोला, ठीक है, मैं आज रात को ही वहां से निकल जाऊंगा। ये सुनकर भावेश बोला, ठीक है, फिर तुम्हें बाहर कृष्णा मिलेगा, वह तुम्हें सब कुछ दे देगा, जिसके साथ तुम मेरे पास आ सकते हो। ये सुनकर प्रिंस भी मान गया। फोन रखने के बाद जल्दी से अपनी पैकिंग करने लगा। कुछ देर में उसने अपनी सारी पैकिंग कर ली और एक बैग लेकर और कुछ पैसे और अपनी ज्वेलरी लेकर वहां से निकलकर महल के पिछले हिस्से में चला गया। रात के 12 बजे महल की पिछले दीवार पर एक रस्सी आई, उसे पकड़कर प्रिंस उस दीवार से चढ़कर उस तरफ कूद गया। वहां पर एक नॉर्मल सा लड़का खड़ा था, जिसने सिंपल सी शर्ट और पैंट पहन रखी थी। उसने प्रिंस को कुछ डॉक्यूमेंट दिए। वो पैसे देने वाला था, लेकिन प्रिंस ने उसे बोल दिया उसके पास सब कुछ है। उसके बाद प्रिंस को वह अपनी बाइक पर बैठाकर रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गया। रेलवे स्टेशन पर जो लोग सुबह 5 बजे तक बैठे रहे, 5 बजे अचानक की ट्रेन आई। वह लड़का प्रिंस ट्रेन में बैठाकर वहां से गायब हो गया। इधर प्रिंस ट्रेन में बैठा जो डॉक्यूमेंट्स उस लड़के ने दी थी वह देखने लगा। उसमें एक टिकट थी
जो कि दिल्ली जाने की थी। कुछ नकली डॉक्यूमेंट भेजे प्रिंस नाम करके, दूसरा उसमें कुछ पैसे भी थे। ये देखकर प्रिंस के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह भी राजस्थान के जोधपुर का ही एक नागरिक था, लेकिन प्रिंस पहले कभी उससे नहीं मिला था। उसका बस एक ही दोस्त था, वह भावेश था। वो लड़का भावेश का दोस्त कृष्णा था या कोई और। प्रिंस सही सलामत भावेश के पास पहुंच पाएगा, या फिर मोहिनी और सूरज सिसोदिया या फिर आकृति उसे बीच में ही पकड़ लेंगे, या फिर वह उनके चंगुल से निकल जाएगा। जानने के लिए अगला एपिसोड पढ़ें। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड फॉलो मी। चटू क्लब में जॉब। इधर सुबह जब कनक जी प्रिंस को उठाने उसके रूम में गई, वहां पर प्रिंस को ना देखकर वह घबरा गई। फिर सर्वेंट के साथ मिलकर पूरे महल में प्रिंस को ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें प्रिंस कहीं भी नहीं मिला। कनक जी सोच रही थी, शायद प्रिंस शादी के डर से छुप गया है। उन लोगों ने पूरे महल में प्रिंस को ढूंढा। प्रिंस को ढूंढते ढूंढते उन्हें तकरीबन 2 बजे बज गए थे, लेकिन उन्हें प्रिंस का कुछ भी पता नहीं चला। अब कनक जी को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। फिर उन्होंने अपने हस्बैंड सूरज जी को पूरी बात बताई। सूरज सिसोदिया भी डर गए। उन्होंने भी पूरे महल में छान मारा, लेकिन प्रिंस कहीं भी नहीं मिला। अचानक वह लोग जब महल की पिछली दीवार के पास गए, वहां पर उन्हें प्रिंस के ब्रेसलेट मिला, जिसे देखकर ही सब लोगों को पता चल गया प्रिंस यहाँ से भाग चुका है। ये देखकर सूरज जी ने अपने गांव को पूरे जोधपुर में प्रिंस को ढूंढने के ऑर्डर दे दिए। इधर कनक जी को प्रिंस की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। प्रिंस को खाना बहुत ज्यादा पसंद था। थोड़ी देर के लिए भी वह खाने के बिना नहीं रह सकता था। उसे भूख के कारण पेट में दर्द होने लगता था, जिस वजह से उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। इधर प्रिंस ट्रेन में अपने चेहरे पर मास्क लगाए बैठा, अपनी मासूम सी आंखों से इधर उधर देखते हुए अपना पेट पकड़ कर बैठा था। इस वक्त प्रिंस को बहुत तेज भूख लग रही थी। वह सब कुछ ले आया था, लेकिन इतनी रात को आने की वजह से वह खाने के लिए कुछ भी नहीं लेकर आया था। इस वक्त उसे अपनी मम्मा की बहुत याद आ रही थी। कनक जी उसे टाइम पर खाना देती थी। जब मोहनी और सूरज प्रिंस को सजा नहीं देते थे, तब सूरज और मोहनी प्रिंस को परेशान करने के लिए उसे स्टोर रूम में बंद कर देते थे। एक दिन के लिए खाना नहीं देते हैं। प्रिंस पेट दर्द के कारण बेहोश हो जाता था। इस वक्त प्रिंस को अपनी कनक मम्मा की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। वही ट्रेन में एक आंटी प्रिंस के सामने बैठी खाना खा रही थी, जिस वजह से प्रिंस को और ज्यादा भूख लग रही थी। उसका मन कर रहा था वो आंटी से खाना मांग ले, लेकिन उसे डर था कहीं आंटी उसकी पिटाई ना कर दे। इधर उस महिला ने भी देखा एक छोटा सा टीनेजर बच्चा भूख के कारण पेट पकड़कर बैठा है। वह समझ गई इस बच्चे को बहुत ज्यादा भूख लगी है। आंटी ने प्रिंस की तरफ देखकर प्यार से बोली, बेटा क्या आपको भूख लगी है? मेरे साथ खाना खाओगे? ये सुनकर प्रिंस अपनी मासूम आंखों से कुछ देर उस आंटी को देखता है, फिर बच्चों की तरह जल्दी जल्दी पलकें झपकाए हुए हाँ में अपनी गर्दन हिलाने लगता है। ये देखकर उस महिला के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। फिर वह अपना आधा खाना प्रिंस को दे देती है। ये देखकर प्रिंस खुश होकर जल्दी से अपना मास्क उतारता है। वह खाना जल्दी जल्दी खाने लगता है। जब उस महिला की नजर प्रिंस के चेहरे पर जाती है, वह सब कुछ भूलकर मंत्रमुग्ध होकर प्रिंस को ही देख रही थी। वहीं आसपास की सीटों पर मौजूद लोग भी अब घूर घूर कर प्रिंस को देख रहे थे, लेकिन प्रिंस उन सब लोगों की नजरों से अनजान बस अपना खाना खाने में बिजी था। सब लोगों की मन में चल रहा था, यह एंजल कहाँ से आ गया? प्रिंस की सिल्वर आंखें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी। इतनी देर तक प्रिंस ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, उस पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब जब सब लोगों ने प्रिंस को देखा, उन्हें ऐसा लग रहा था वह किसी दूसरी की दुनिया से आया हुआ एंजल है। सब लोग प्रिंस की पिक्चर क्लिक करने लगे। ये देखकर आंटी जल्दी से प्रिंस के आगे आकर खड़ी हो गई। तब जाकर प्रिंस को भी पता चला सब लोग उसे देख रहे हैं। ये देखकर प्रिंस बहुत डरा सहमा सा खुद में सिमट कर बैठ गया। ये देखकर आंटी बोली, बेटा तुम आराम से खाना खाओ, तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकता। ये सुनकर प्रिंस की आंखें नम हो गई। प्रिंस नम आंखों से आंटी को देखते हुए अपनी सॉफ्ट और मासूम आवाज में बोला, आंटी थैंक यू सो मच। ट्रेन की आवाज सुनकर वहां के लोगों को ऐसा लगा जैसे कोई उन लोगों पर फूलों की बारिश कर रहा हो। प्रिंस की आवाज बहुत ही मीठी और प्यारी थी। वह आंटी प्रिंस के सर पर हाथ रखते हुए बोली, कोई बात नहीं बच्चे, तुम पेट भरकर खाना खाओ और चाहिए वो बता दो। ये सुनकर प्रिंस मासूमियत से बोला, आंटी मुझे और खाना चाहिए। ये सुनकर उस महिला के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वह अपने बैग से एक कुकीज का डिब्बा निकालकर प्रिंस को दे दिया, जिसे भी प्रिंस खुशी खुशी बच्चों की तरह खाने लगा। ये देखकर उस महिला की आंखें भी नम हो गई। इधर ट्रेन में मौजूद सब लोगों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। सब लोगों ने उस आंटी से माफी मांगी, अपने फोन में अपनी जेब में डाल लिए। उन्होंने वादा किया वह प्रिंस की कोई भी फोटो क्लिक नहीं करेंगे। ट्रेन में मौजूद सभी लोग प्रिंस को अपना अपना खाना ऑफर करने लगे, लेकिन प्रिंस ने मासूमियत से सबको मना कर दिया। उसी ट्रेन में एक छोटी सी बच्ची थी। वह भी अपनी मम्मा की गोद से उतरकर अपने छोटे छोटे पैरों से चलकर प्रिंस के पास आ गई।
प्रिंस की शर्ट का कोना पकड़कर खींचते हुए अपनी तोतली आवाज में बोली, तो भैया तुती मुझे दिताए, क्यूट भैया कुकीज मुझे भी चाहिए। ये देखकर प्रिंस उसकी भाषा तो नहीं समझा, लेकिन उसके इशारे को समझकर कुकीज के डिब्बे में से 2 कुकीज से उस बच्ची को भी दे देता है। वह बच्ची अपनी मासूम आंखों से प्रिंस को देखते हुए इस तरह इशारा करने लगी। वह प्रिंस की गोद बैठना चाहती है। प्रिंस भी उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। वह बच्ची प्रिंस की गोद में खड़ी होकर उसके गालों को खींचते हुए बोली, मेले तो दयक मेरे क्यूट भैया। उन दोनों को इस तरह देखकर सब लोगों के चेहरे पर स्माइल आ गई। इसी तरह 11 घंटे का ट्रेन का सफर कब पूरा हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। दिल्ली स्टेशन आते ही प्रिंस भी उतर गया। उसने आंटी से पूछ लिया था, दिल्ली स्टेशन कब आएगा, क्योंकि प्रिंस कभी भी महल के बाहर नहीं निकला था। इस वजह से उसे नहीं पता था दिल्ली शहर कैसा दिखता है। वह आंटी भी दिल्ली की ही थी। उस बच्ची की माँ, बच्ची, प्रिंस और आंटी चारों मिलकर ट्रेन से उतर गए। जब उस बच्ची के डैड उनको लेने आए, वह बच्ची प्रिंस को छोड़कर जाने से मना कर दिया। जब वह लोग उस बच्ची को किसी तरह समझा बुझाकर वहां से ले जाने लगे, वह प्रिंस को देखकर बुरी तरह रोने लगी। ये देखकर प्रिंस की आंखों में भी आंसू आ गए। वो उस बच्ची को गले लगाए रोने लगा। ये देखकर हस्बैंड वाइफ की होठों पर स्माइल आ गई। उन लोगों ने सोचा यह एंजल की तरह दिखता ही नहीं, बल्कि इसका दिल भी एंजल की तरह ही है। इसका नाम भी एकदम सही। प्रिंस आंटी ने जब प्रिंस का नाम पूछा, प्रिंस ने अपना नाम बता दिया था। अभी प्रिंस उस बच्ची को गले लगाए रो ही रहा था, इतने में किसी ने प्रिंस के कंधे पर हाथ रखा। प्रिंस ने अपनी आंसुओं से भरी आंखों से पीछे पलटकर देखा। भावेश को देखकर प्रिंस और बुरी तरह रोने लगा। ये देखकर उसके डैड ने उस बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। ये देखते ही प्रिंस जल्दी से भावेश के गले लगकर बुरी तरह रोने लगा। ये देखकर भावेश की भी आंखें नम हो गई थी। भावेश जानता था, भले ही प्रिंस जोधपुर का होने वाला किंग था, लेकिन उसकी वहां पर बिल्कुल भी वैल्यू नहीं थी। उसे बस कनक के अलावा कोई भी प्यार नहीं करता था। सर्वेंट सूरज और मोहिनी से डरते थे। कोई भी प्रिंस के साथ खड़ा नहीं हो पाता था। इस वजह से मोहिनी और सूरज प्रिंस उसे खूब परेशान करते थे। फिर बच्ची को समझा बुझाकर उसके मॉम डैड ले गए। प्रिंस को भावेश को अपने घर पर डिनर पर भी इनवाइट करके गए थे। इधर आंटी ने भावेश को देखा, वह हैरान हो गई, क्योंकि वह आवेश उनका किराएदार था। जब भावेश ने भी अपनी मकान मालकिन काव्या जी को देखा, वो भी हैरान हो गया। फिर प्रिंस ने जब आंटी से मिलवाया था, प्रिंस को पता चला आंटी भी उसी बिल्डिंग में रहती है। प्रिंस खुश हो गया। प्रिंस को काव्या जी अपनी कनक माँ जैसी लगती थी, जो प्रिंस का ध्यान रखती थी। इसी वजह से प्रिंस काव्या जी के साथ रहने के लिए बहुत एक्साइटेड था। वही काव्या जी को प्रिंस बहुत ज्यादा पसंद आया था। उसका मासूम चेहरा, उसका मासूम दिल, उसकी साफ और मासूम आंखें, काव्या जी का मन कर रहा था वह प्रिंस को क्रूर दुनिया से छुपा कर कहीं रख ले। एक क्रूर दुनिया प्रिंस जैसे साफ दिल की एंजल का फायदा उठा सकती है। फिर वह तीनों मिलकर अपने घर पर चले जाते हैं। फिर शाम को भावेश को अपनी क्लब में जॉब करने जाना था। ये देखकर प्रिंस कुछ सोचते हुए बोला, भाभी क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मुझे भी बाहर की दुनिया देखनी है। ये सुनकर भावेश कुछ देर तक प्रिंस को देखकर और फिर बोला, मेरे लिटिल बॉय, मैं तुम्हें बता दूं, तुम जैसे मासूम दिल वाले बच्चों के लिए क्लब अच्छा नहीं है। ये सुनकर प्रिंस मुंह बनाते हुए बोला, मैं भी तुम्हारी जितनी एज का हूँ। तुम मासूम बच्चा किसे बोल रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, वरना मैं यहाँ से भी भाग जाऊंगा अगर तुम मुझे अकेले छोड़ कर गया। ये सुनकर अंत में भावेश ने हार मान ली। अगर भावेश प्रिंस को अपने साथ लेकर जाता है, शायद वह प्रिंस का ख्याल भी रख ले, लेकिन अगर प्रिंस यहाँ से भाग गया, ये दुनिया प्रिंस का किसी भी तरह फायदा उठा सकती है। ये सोचते हुए भावेश मान जाता है। फिर जीन्स और भावेश दोनों ही क्लब के लिए निकल जाते हैं। क्लब में जाकर भावेश जल्दी से बारटेंडर की यूनिफॉर्म पहन लेता है। बार के पास आकर खड़ा हो जाता है। वही प्रिंस को मास्क पहनाकर अपने पास ही बैठा लेता है। प्रिंस भी चुपचाप मासूम बच्चों की तरह वहीं पर बैठ जाता है। चारों तरफ मौजूद लोगों को देखने लगता है। वह कंफ्यूज, हैरान, सरप्राइज जैसे कई इमोशन से गिरा हुआ था। उन सब लोगों से अपनी नजरें हटाकर भावेश को देखकर कुछ पूछने ही वाला था। भावेश ने प्रिंस को घूरते हुए बोला, कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। इन सब लोगों पर ध्यान मत दो, बस ऐसे ही है, कुछ नहीं कर रहे, तुम बस यहीं पर बैठे रहो। अपने म्यूजिक धुन के बारे में सोचो, तुम्हें सिंगर बनना है ना। ये देखो कितने अच्छे अच्छे सॉन्ग चल रहे हैं, तुम इस धुन को सुनकर कुछ अपनी धुन बना सकते हो। वह बनाओ, इन लोगों पर ध्यान मत दो। तुम ये सोचो तुम अकेले बैठे हो, तुम्हारे आसपास कुछ भी नहीं है। ये सुनकर प्रिंस अच्छे बच्चों की तरह हॉ में सिर हिलाता है। फिर अपनी आंखें बंद करके आराम से म्यूजिक सुनने लगता है। अपनी बुक में खुद की धुन बनाने लगता है। ये देखकर भावेश राहत की सांस लेता है। प्रिंस इतनी अच्छी तरह से बात मानने वाला था, वरना भावेश को ऐसा लगा जैसे अगर प्रिंस ने क्लब माहौल देख लिया, उससे पता नहीं कितने सवाल जवाब करेगा। लेकिन प्रिंस एक बार में ही भावेश की बात मान गया।
भावेश ने राहत की सांस ली। क्लब में हर तरह की एक्टिविटीज हो रही थी, लेकिन फिर अपनी आंखें बंद करके बस सॉन्ग सुन रहा था। वही भावेश बारटेंडर के रूप में अपना काम कर रहा था। जो लोग भी अपनी ड्रिंक लेने आ रहे थे, वो एक नजर प्रिंस को देखकर वहां से चले जाते। भले ही प्रिंस मास्क लगा रखा हो, लेकिन फिर भी एक खूबसूरत सा बच्चा लग रहा था। सब लोगों को यही लग रहा था, शायद यह बारटेंडर अपने छोटे भाई को अपने साथ लेकर आया है। लेकिन सब लोग प्रिंस को एक नजर देखकर अपनी ड्रिंक लेकर चले जाते। लेकिन जब भी लोग जिनको एक नजर देखते, उन्हें अपने दिल में अलग सा ही सुकून महसूस होता। उन्हें ऐसा लगता जैसे डर्टी दुनिया में किसी प्योर चीज को देख लिया हो। जो लोग शराब पीकर अपने दुख दर्द टेंशन से भरी जिंदगी से रिलैक्स होने सुकून पाने आए थे, वह लोग बार बार ड्रिंक के बहाने प्रिंस को देखने आ रहे थे। कुछ लोग अपनी जगह पर बैठे बस प्रिंस को ही घूर रहे थे। आज उन लोगों को ऐसा लग रहा था, जो सुकून क्लब की शराब में ढूंढते थे, वह सुकून उन्हें आज उस बच्चे को देखने में ही मिल रहा है। इधर भावेश भी उन सब लोगों की हरकतों से हैरान था, लेकिन अचानक उसने प्रिंस की तरफ देखा है। उन लोगों की हालत को समझ सकता था। सच में कोई भी प्रिंस की तरफ ध्यान से देखता, बिना किसी मतलब उसके, उसे इनकी तरफ देखते ही सुकून महसूस होता था। जब ये सब बातें मैनेजर ने भी नोटिस की। जब भावेश का काम खत्म हुआ, थोड़ी देर बाद प्रिंस थक कर बार टेबल से सिर लगाकर सो गया था। भावेश प्रिंस को उठाने जाने ही वाला था, तभी भावेश को अपने मैनेजर की आवाज आई। मैनेजर भावेश से बोला, भावेश अपने छोटे भाई को रोज लेकर आना, मैं तुम्हारी पेमेंट बढ़ा दूंगा। ये सुनकर भावेश बोला, सर यह नया आया है, ये बच्चा है, यहाँ के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। सर आप देख सकते हैं वह कितना मासूम है, वह यहाँ की ऐसी गंदी हरकतें देखकर उस पर गलत असर पड़ सकता है। मैं पैसों के लिए कभी भी इसकी मासूमियत का फायदा नहीं उठा सकता। ये सुनकर मैनेजर भी कुछ देर प्रिंस की तरफ देखता है, फिर बोला, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल क्लब में कुछ रूल्स लागू कर दूंगा। आज मैंने एक चीज नोटिस की है, जिस क्लब में लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ गंदी हरकत होती है, जहां पर लोग टाइम पास करने और शराब पीने आते हैं, वहां पर आज लोग सुकून हासिल कर रहे थे। बस तुम्हारे छोटे भाई को देखकर मुझे भी अच्छा लगा। लोगों को तुम्हारे भाई के कारण सुकून मिला। ये सुनकर भावेश भी हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, बॉस मैंने भी यह चीज नोटिस की है, लेकिन मैं अपने भाई की मासूमियत का फायदा नहीं उठा सकता। ये सुनकर क्लब का मैनेजर बोला, तुम बस कल अपने भाई को लेकर आ जाओ, फिर मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर अचानक भावेश के दिमाग में कुछ आया। वह बोला, सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा भाई बहुत अच्छा सिंगर है, अगर आप चाहे तो वह आपके क्लब के नीचे वाले फ्लो में गाना गा सकता है। ये सुनकर मैनेजर एक्साइटेड हो गया। जिस इंसान को देखने भर से सुकून मिले, उसकी आवाज में कितना सुकून होगा। ये सोचते हुए मैनेजर एक्साइटेड होते हुए बोला, ठीक है, मैं ये क्लब के डिस्को का इंतजाम इसकी फ्लो के दूसरे हिस्से में कर दूंगा। इस फ्लो के तुम्हारे भाई का म्यूजिक चलेगा। ये सुनकर भावेश भी खुश हो गया। फिर वह भी प्रिंस को नींद से उठाकर लेकर चला गया। इसी तरह वह लोग दूसरे दिन भी बार में आए। आज मैनेजर ने क्लब के नीचे वाले हिस्से को 2 पार्टीशन में बंटवा दिया था, जहां पर एक तरफ देखो तो एक तरफ म्यूजिक अरेंजमेंट कर दिया था। प्रिंस ये देखकर खुश हो गया। प्रिंस मैनेजर की तरफ देखकर बोला, थैंक यू बॉस। मैनेजर ने प्रिंस के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, बेटा यह आपके लिए ही नहीं बल्कि यहाँ क्लब में शराब पीने में सुकून ढूंढने आने वाले लोगों के लिए भी है। ये सुनकर प्रिंस कंफ्यूजन में कभी मैनेजर को तो कभी भावेश को देखता है। ये देखकर मैनेजर के होठों पर हंसी आ जाती है। वह मन में बोला, भावेश सही बोल रहा था, इस बच्चे की मासूमियत का फायदा उठाना बहुत गलत है। मैं बस आज का देखता हूँ कैसा रिस्पॉन्स आता है, फिर इस बच्चे की मासूमियत का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाऊंगा। ये सोचकर मैनेजर प्रिंस को लेकर उस म्यूजिक स्टैंड के पास जाते हैं, जो क्लब के दूसरे हिस्से में बीच में लगा था। प्रिंस वहां पर जाकर बैठकर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देखने लगता है। इधर मैनेजर और भावेश गौर से प्रिंस को देख रहे थे। प्रिंस का चेहरा भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन प्रिंस की आंखें और हरकतों में प्रिंस की एक्साइटमेंट और खुशी देखी जा सकती थी। फिर प्रिंस जल्दी से एक गिटार उठाता है, उसमें अपनी कल की बनाई हुई धुन बजाने लगता है, जिसे सुनते में एंजॉय करने आए सब लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। अभी अभी क्लब में एंटर हुआ एक अमीर लड़की का ग्रुप में जब प्रिंस के म्यूजिक की धुन सुनी, वह लोग दिन की तरफ देखने लगते। जैसे ही इस ग्रुप की लीडर मनाली राणा की नजर प्रिंस पर पड़ी हो, प्रिंस की आंखें देखकर खो गई। भले ही प्रिंस उसकी तरफ नहीं देख रहा हो, लेकिन प्रिंस भावेश की तरफ देख रहा था। भावेश मनाली की तरफ पीठ करके खड़ा था। मन्नत थोड़ी साइड में खड़ी थी, वह प्रिंस की आंखें आसानी से देख सकती थी। मनाली ने अपने मन ही मन कहा, जिसकी आंखें इतनी अट्रैक्टिव है, वह खुद कितने एक्टिव होगा। आज तो कुछ भी हो जाए, इस लड़के के साथ रात एंजॉय करके ही रहूंगी। ये लड़का प्यार से या जबरदस्ती से मान ही जाएगा। अगर मन्नत किसी चीज पर अपनी नजर डाल लेती है, वो उसकी हो जाती है। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट का जाती है।
फिर मन्नत अपने दोस्तों के साथ इसी सेक्शन में एक अंधेरे कोने में जाकर बैठ जाती है। उसकी दोस्त भी मन्नत की नज़र को देखकर वहां पर बैठे लड़के को देखकर समझ जाती है मन्नत के मन में क्या चल रहा है। उनमें से एक दोस्त बोली, मन्नत तुम एंजॉय करने के बाद उस हॉटी के साथ हमें भी एंजॉय करने का मौका दोगी। ये सुनकर मन्नत हंसते हुए बोली, उसके फिगर और स्टेमिना के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वह मुझे पसंद आ गया तुम लोगों को छुना दूर कभी नजर उठाकर भी नहीं देखने दूंगी। अगर मुझे वह एक रात के लिए ही पसंद आया फिर तुम लोग उसके साथ जो चाहे कर सकती हो। ये सुनकर मन्नत की फ्रेंड्स ने मुंह बनाते हुए अपने मन में कहा, खुद को पता नहीं क्या समझती है। आप खुद तो सबसे बेस्ट चीजें ले, हमें इसकी यूज की हुई थी, अगर इसको वो चीज पसंद आ जाए ये हमें देगी या ना देगी यह भी डिपेंड करता है। हमें हमारा स्वार्थ नहीं होता, तुमसे कभी भी दोस्ती नहीं करते। ये सब सोचते हुए सारे फ्रेंड्स नकली मुस्कान के साथ अपनी अपनी ड्रिंक करने लगती है। इधर मन्नत की नजर प्रिंस पर ही बनी हुई थी। इधर भावेश अपनी बारटेंडर की जगह पर चला गया था। मैनेजर भी पूरे सेक्शन पर नजर रखने के लिए एक तरफ जाकर खड़ा हो गया था। इधर इस सेक्शन में प्रिंस की म्यूजिक की धुन गूंज रही थी। सब लोग सुकून से आंखें बंद करके धुन के साथ एंजॉय कर रहे थे। इधर प्रिंस भी अपना मनपसंद काम करके सुकून हासिल कर रहा था। लेकिन इन सब से अनजान की सेकंड फ्लोर की प्राइवेट रूम में बहुत ही खतरनाक और डरावना माहौल है। वहां पर हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ है। 2 लोगों की लाश पड़ी है। वही एक सोफे पर एक लड़की थी। उसके आसपास बिल्कुल भी गंदगी नहीं है। वो क्वीन की तरह आराम से बैठी है। उसकी 1 मीटर की दूरी में बिल्कुल भी खून क्या इस धूल का कण भी मौजूद नहीं है। वहीं उसके सामने 2 आदमी खून से नहाए हुए खड़े हैं। वह अपनी गर्दन झुकाकर उस सामने बैठी लड़की के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। दोनों आदमियों की सांस भी धीमी चल रही थी, जैसे उनके पास जाकर भी सुने। उनकी सांसों की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों पत्थर की मूर्ति हो। उस लड़की ने एक लॉन्ग व्हाइट ड्रेस पहन रखी है, जिसमें उसकी दूध सी सफेद स्किन ऐसी लग रही है जैसे वह ड्रेस उस लड़की का ही हिस्सा हो। लेकिन उस लड़की का चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। वह पूरी तरह एक डेविल मार्क से कवर है। उस लड़की के पैरों में व्हाइट डायमंड हील मौजूद है। हाथ में एक डायमंड का ब्रेसलेट और एक हाथ में सिगरेट पकड़े हुए सिगरेट पी रही है। उस रूम में खून और डेड बॉडी के अलावा सिगरेट धुएं भी भरा हुआ है। रूम में खून और सिगरेट की गंध एक साथ आ रही थी। तभी उस लड़की के कानों में एक म्यूजिक की धुन पिंगती है, जिससे वह धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके चारों ओर फैला खतरनाक ओरा अभी धीरे धीरे शांत होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उस म्यूजिक की धुन ने उस लड़की को सुकून पहुंचाया हो। धीरे धीरे वो लड़की के आसपास का ओरा पूरी तरह शांत हो जाता है, जैसी वह अपनी गहरी नींद में चली गई हो। कुछ म्यूजिक की धुन बजती रही। क्लब में मौजूद हर इंसान उस धुन से सुकून पाने लगा। यहाँ पर जोरों से डिस्को म्यूजिक चलने की जगह सॉफ्ट और सुकून देने वाला म्यूजिक चल रहा था। प्रिंस खुद सिंगिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, वह बस अपनी धुनों की प्रैक्टिस कर रहा था। प्रिंस को किसी ने भी सिंगिंग करने को नहीं कहा था। वो तेरा मासूम बच्चा, उसे नहीं पता था कुछ काम खुद से भी कर लेने चाहिए। वह बस अपनी धुन बजा रहा था। इधर लोगों को भी धुन सुनकर सिंगिंग की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उस रूम में ही इतना सुकून था। वह सब लोग सिंगिंग के बारे में तो भूल ही गए थे। इधर मन्नत ने भी अपनी फ्रेंड के ओर देखते हुए कहा, ये लड़का कुछ भी हो जाए मेरा ही होगा। इससे मैं शादी करके अपने डैड का घर जमाई खुद का एक पति के रूप में गुलाम हासिल करोगी, जो मुझे हर तरह से खुश कर सके। तुम लोग सोचो, इसकी धुन इतनी सुकून देने वाली है, इसकी सिंगिंग कितनी अच्छी होगी। आज से यह मेरा होगा। यह मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। मैं किसी और मर्द को ढूंढ सकती हूँ, लेकिन मुझे इतना अच्छा गुलाम हस्बैंड कहीं नहीं मिलेगा। दरअसल मन्नत दिल्ली के रानावत खानदान की इकलौती बेटी की मन्नत की एज 25 वर्ष। एक मन्नत के डैड बिजनेस के लिए मन्नत को शादी के लिए फोर्स कर रहे थे। मन्नत ने सोच लिया था वह बिजनेस ज्वाइन करेगी, लेकिन डैड प्रिंस से शादी करने के बाद वह अपने डैड के सामने प्रिंस की शादी का प्रस्ताव के साथ ही बिजनेस ज्वाइन करने की शर्त रखेंगी। उसके डैड आसानी से मान जाएंगे। ये सोचकर मन्नत अपनी जगह से खड़ी होकर प्रिंस की तरफ जाने ही वाली थी। उसकी एक फ्रेंड उसे पकड़कर वापस बैठाते हुए बोली, मन्नत ध्यान से देखो, सब लोग इस लड़के की धुन से अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर तुमने इसे कुछ भी कहा सब लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। ये सुनकर मन्नत भी शांत होकर बैठ जाती है। मन्नत ने सोच लिया था आज वह प्रिंस से बात करेगी। अगर प्रिंस मान गया ठीक, वरना वह कल प्रिंस को ड्रग्स देकर अपने बिस्तर तक ले जाएगी। ये सोचते हुए मन्नत भी म्यूजिक एंजॉय करने लगी। थोड़ी देर बाद प्रिंस ने अपना धुन बजाने बंद कर दी। ये देखकर सब लोग ड्रिंक एंजॉय करने लगे। इधर उस प्राइवेट रूम में इतनी देर से इतनी शांति थी, जैसे किसी ने अगर पेन भी गिराई उसकी भी आवाज आएगी। अचानक वो लड़की झटके से अपनी आंखें खोल देती है। उसकी ग्रीन आंखों में हैरानी, बेचैनी, अविश्वास ऐसे बहुत सारे इमोशन देख रहे थे। इधर जो पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े आदमियों की आंखों में भी हैरानी देखी जा सकती थी, लेकिन उनकी गर्दन झुकी होने के कारण उनकी हैरानी कोई भी नहीं देख सकता था।
इधर उस लड़की के सारे इमोशन अचानक गुस्से और अजीब से दर्द में बदल गए। उसकी आंखें लाल हो गई, जैसे उसकी आंखों से अभी खून निकलने लगेगा। तभी वो लड़की झटके से सोफे से खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो खड़ी होती है, वह आदमी एक इशारा करते हैं। अचानक 4-5 लड़कियां एकदम शांति से रूम के अंदर आती है। उनके बाहर जाने के रास्ते तक को 5 सेकंड के अंदर क्लीन कर देती है। फिर वह लड़की भी उसी रास्ते से चलते हुए उस रूम से बाहर जाती है जहां से यह म्यूजिक की धुन आ रही थी। वहां देखने लगती है, उसे वहां पर एक मास्क लगाए टीनेजर लड़का और 18-19 साल का लड़का दिखता है। वो उन दोनों को बुरी तरह घूरने लगती है। ये लड़की कौन है और यह उस म्यूजिक को सुनकर इतना गुस्सा क्यों हो गई, जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। CH3 पहली मुलाकात और जबरदस्ती डेविल मार्क्स वाली लड़की उस रूम से निकलकर एक बड़ी सी कांच की खिड़की के सामने खड़ी होकर नीचे देखने लगती है। वह कांच ऐसा था, कोई भी उस खिड़की के पास खड़े इंसान को बाहर से नहीं देख सकता था, लेकिन खिड़की के पास खड़ा इंसान नीचे वाले फ्लोर पर हो रही हर हरकत को आसानी देख सकता था। वो लड़की अपनी आंखों से नीचे म्यूजिक एरिया को घूर रही थी। वहां पर मैनेजर और उसके साथ 18-19 साल का लड़का एक टीनेजर लड़के से बातें कर रहे थे। उस लड़की को समझ में नहीं आ रहा था, जो अभी म्यूजिक बजा रहा था वो उन तीनों उनमें से कौन था। वह अपनी आंखें छोटी करके उन तीनों को बुरी तरह घूर रही थी, लेकिन अचानक उसकी नजर उस टीनेजर लड़के पर पड़ी। उसके दिल में एक सुकून सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे वो बरसों से जिस तलाश में भटक रही थी वह मिल गई, जैसे बरसों के प्यासे को पानी मिल गया हो। वह लड़की एक टक अपनी आंखें छोटी करके उसकी लड़के को ही घूर थी। उस लड़की ने देखा उस लड़के ने भी मास्क लगा रखा था, लेकिन अगर कोई उसे ध्यान से देखे, उस लड़के ने सिंपल एक व्हाइट शर्ट ब्लैक पेंट्स के साथ एक महंगी वॉच पहन रखी थी। उस लड़के के आसपास का ऑरा ऐसा था जैसे वह इस दुनिया में सबसे प्योर और इस दुनिया की क्रूरता से परे हो। ये देखकर उस लड़की की आंखें लाल होने लगती है। उस लड़की की आंखों में अविश्वास और नफरत की, जैसे वो उस टीनेजर लड़के से नफरत करती हो। उस लड़की ने अपनी ठंडी आवाज में बोली, प्रिटेंड इनोसेंस बट आई लाइक। उस लड़की से थोड़ी दूरी पर तकरीबन 5 लोग, जिनमें से 3 लड़कियां और 2 लड़के थे। लड़के बहुत ज्यादा हैंडसम के, लड़कियां भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। लड़कों ने ब्लैक सूट पहन रखे थे, वही लड़कियों ने ब्लैक स्कर्ट, ब्लैक शर्ट और ब्लैक ब्लेजर पहन रखा था। इन पांचों लोगों का ड्रेसिंग सेंस सेम था, जैसे उनका ये ड्रेस कोड हो। ये पांचों इस लड़की के असिस्टेंट और सेक्रेटरी है। तभी वहां पर व्हाइट शर्ट और येलो कलर टक्सीडो सूट पहन एक लड़का आता है। येलो कलर हर किसी पर सूट नहीं करता, लेकिन उस लड़के से ऐसा लग रहा था जैसे उसी के लिए बना हो, जो बिल्कुल माचो मैन की तरह दिख रहा था। उसके बड़ी बड़ी खूबसूरती स्टाइल में कटिंग बियर्ड, बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें, डार्क ब्राउन कलर के बाल, 6 फुट 2 इंच हाइट, भूपेंद्र बसंती हैंडसम और ड्रेसिंग था। वह चलकर उस लड़की के बगल में खड़ा हो गया। जहां वह लड़की देख रही थी वही देखने लगा। फिर उस लड़की की तरफ देखकर अपनी आंखें छोटी करके बोला, डीएम मुझे पता ही नहीं था तुम लड़कियों को पसंद करती हो। मैंने सोचा तुम भी लड़कों से नफरत का कारण। इतना बोल बोल लड़का अचानक चुप हो जाता है, जैसे उसने गलत बोलने की कोशिश की हो। वह डर के मारे कांपने लगता है। इधर वो लड़की अपनी लाल आंखों से उस लड़के को घूरती है। इस लड़की का नाम दक्षिता मेहरा है। इसकी बहुत सारी आइडेंटिटीज है, लेकिन ये दुनिया की बहुत बड़ी किलर है। मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्रीज की मालकिन भी है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, बस इसकी मार्क्स से पहचान है। वह लड़का डर से बुरी तरह कांपने लगा। ये देखकर वह लड़की अपने गुस्से को शांत करते हुए बोली, आई डोंट लाइक। ये बोलकर वह वहां से अपने रॉयल सूट में चली गई। इधर बाहर खड़े वह पांचों लोगों के चेहरे पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती थी। वही उस लड़के के चेहरे पर भी मोटी मोटी पसीने की बूंदें थी, लेकिन एक और चीज की जो उन लोगों में कॉमन में थी। उनके चेहरे पर हैरानी, सरप्राइज, अविश्वास के इमोशन नजर आ रहे थे। फिर उन सब लोगों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक दूसरे की ही चिकोटी काट दी, जिससे उन लोगों को दर्द हुआ। अपने होश में आए वह लड़का जल्दी से अपनी जेब से अपने हैंकी निकालकर अपने पसीने को साफ करता है। फिर चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लेकर उन पांचों को देखने लगता है। वह लोग भी कंफ्यूजन में उसी लड़के को देखते हुए बोले, आदर्श सर, आपने ऐसा कौन सा अच्छा काम कर दिया जिसके कारण आप आज बिना किसी पनिशमेंट के बच गए। तभी वो लड़का आदर्श माहेश्वरी, जो दिल्ली खानदान के महेश्वरी खानदान का इकलौता वारिस और फैमिली हेड था, अपने चेहरे बड़ी सी स्माइल के साथ बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने डीएम की एक दिल भी खराब कर दी। फिर भी डीएम ने मुझे इतनी आसानी से माफ कर दिया। ये सोचकर मैं कंफ्यूज हूँ। ये सुनकर वो लोग गुस्से से आदर्श महेश्वरी को घूरने लगते हैं। आदर्श अपने दांत दिखा देता है। तभी उनमें से एक लड़की, जिसका नाम निशा था, दक्षिता मेहरा की तीनों सेक्रेटरी का नाम निशा, दिशा और कुशा था, और असिस्टेंट का नाम नमन और रमन था। वह दोनों जुड़वा भाई थे। निशा आदर्श को घूरते हुए बोली, आदर्श सर, आप जो किसी दिन बॉस के हाथ से मरोगे, लेकिन साथ में ही हम लोगों को भी मरवाओ। अगर बॉस को पता चल गया
आपके डीएम का मतलब दक्षिता मेहरा ना होकर मॉन्स्टर डीमन है। आप के साथ हम लोगों को भी बॉस मौत के घाट उतार देंगी। आप जानते ही हो हमारी मौत इतनी आसान नहीं होगी जितनी नॉर्मल लोगों को मौत मिलती है। ये सुनकर आदर्श भी कांपते हुए अपने दांत दिखाते हुए बोला, डीएम को कौन बताएगा डीएम का मतलब क्या है? अगर किसी ने बताया भी वो उसका विश्वास ना करके अपने पार्टनर पर विश्वास करेगी। यह सुनकर उन पांचों ने मुंह बना लिया। तभी उनके पीछे से एक रुड आवाज आई, जिसे सुनकर सब लोगों ने पलट कर देखा। वहां पर दक्षिता मेहरा के पर्सनल बॉडीगार्ड करण अर्जुन खड़े थे। उन्हें देखकर सब लोगों का मुंह बन गया। करण अपनी रूड आवाज में बोला, तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। आज बॉस ने एक नींद ली थी, उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया, वरना अब तक इस बिल्डिंग से नीचे पड़े मिलते हैं। ये सुनकर आदर्श कांप गया, लेकिन अगले ही पल एक्साइटेड होते हुए करण अर्जुन के पास आकर उनके गर्दन में अपनी बाहें डालते हुए बोला, चलो मेरे करण अर्जुन बताओ, ऐसा क्या हुआ जिस डीएम को हिप्नोटाइज करके मुश्किल से सुलाना पड़ता है, वो इतनी आसानी से सो गई। ये सुनकर करण अर्जुन ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर मुंह बनाते हुए आदर्श की तरफ देखकर बोले, हमें नहीं पता, लेकिन अचानक की बॉस और हमारे कानों में एक बहुत ही अच्छी धुन आई थी। उनके आते ही बॉस का चेंज हो गया, वो गहरी नींद में चली गई, जैसे उन्हें कुछ सुकून हासिल हुआ। ये सुनकर आदर्श और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। तभी उन सब लोगों के पीछे से एक ठंडी और जानलेवा आवाज आई, जिसे सुनकर सभी लोग कांप गए। दक्षिता रॉयल स्वीट के दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, हम हमेशा के लिए सुलाने का आइडिया बुरा नहीं है। उसकी एक लाइन सुनते ही आदर्श और बाकी लोग समझ गए, दक्षिता कहना चाहती है उन सभी लोगों को वो हमेशा हमेशा के लिए सुलाने के बारे में सोच रही है। ये सब सुनते ही उन लोगों के चेहरे और बॉडी से बुरी तरह ठंडा पसीना बहने लगा। दक्षिता उन सब लोगों को इग्नोर करके इस क्लब से बाहर की ओर जाने लगी। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरकर लास्ट सीढ़ी पर पहुंची, तभी दक्षिता की नजर सामने हो रहे सीन गई। उसकी आंखें छोटी हो गई, उसकी आंखों में नफरत और घिन के साथ जानलेवा चमक के साथ सामने मौजूद सीन को देख रही थी। फिर दक्षिता खुद से बोली, इनोसेंस का ड्रामा। दरअसल जब प्रिंस ने अपना म्यूजिक धुन बजाना खत्म किया, तब उसके पास मैनेजर और भावेश आ गए थे। मैनेजर और भावेश प्रिंस की तारीफ कर रहे थे, इसी तरह नई नई धुन बनाने के लिए बोल रहे थे। थोड़ी देर बाद जब मैनेजर और भावेश अपने काम पर चले गए, प्रिंस के पास मन्नत आ गई। फिर प्रिंस की तरफ देखकर बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनकर प्रिंस में मन्नत को देखते हुए अपने मन में बोला, अभी मैं एक आंटी से पीछा छुड़ा कर आया हूँ, अब ये बड़ी दीदी क्यों मेरे पीछे शादी करने के लिए पड़ गई है? फिर वह मासूमियत से बोला, दीदी अभी शादी नहीं करना चाहता, मैं 18 ईयर्स का ही हूँ। ये सुनकर मन्नत के चेहरे पर जो स्माइल की वह गायब हो गई। वह गुस्से से घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें 15-16 साल का समझा था, लेकिन तुम 18 साल के निकले। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं अपने डैड से बोलकर तुम्हारी एज 2 साल बढ़वा दूंगी, तुमसे ही शादी करूंगी। ये सुनकर प्रिंस डर गया, खुद में सिमटते हुए बोला, दीदी आप मुझे गलत समझ रही है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, आपने अगर मुझे परेशान किया, मैं अपने भाभी से शिकायत कर दूंगा। ये सुनकर मन्नत गुस्से से घूरने लगी। प्रिंस भी डरकर उसे ही टुकुर टुकुर देख रहा था। फिर मन्नत उसे धमकी देते हुए बोली, अगर तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं कहा, मैं तुम्हारे भाई की जॉब छीन लूंगी, फिर उसे भीख मांगनी पड़ेगी। ये सुनकर प्रिंस मासूमियत से बोला, भीख कैसे मांगते हैं? ये सुनकर मन्नत के चेहरे पर एक शातिर स्माइल आ गई। वो बोली, भीख उसे कहते हैं जब इंसान अपने एक हाथ या पैर को काटकर दूसरे को देकर उसे पैसे मिलते हैं। ये सुनकर प्रिंस डर गया, वो डर से कांपते हुए बोला, ठीक है दीदी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ये सुनकर मन्नत प्रिंस का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है, जिस वजह से प्रिंस मन्नत के करीब चला जाता है। सब मन्नत प्रिंस की आंखों में गुस्सा से छूटे हुए बोली, दीदी नहीं बेबी बोलो। तभी दीक्षिता भी उस सीन को देख लेती है। प्रिंस की बैग दक्षिता की तरफ थी। दक्षिता ने प्रिंस की आंखों में डर नहीं देखा था, इसी वजह से उसे लगा प्रिंस उस लड़की के साथ रोमांटिक हो रहा है। दक्षिता के दिल में अजीब सा दर्द महसूस हुआ, लेकिन उन सबको इग्नोर करके उस क्लब से बाहर निकल गई। इधर प्रिंस मन्नत की बाहों से छूटने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां पर भावेश आता है। प्रिंस को मन्नत से छुड़ाकर अपने पीछे करते हुए मन्नत को घूरते हुए बोला, मैं मानता हूँ मन्नत मैम, आप यहाँ के राणा खानदान की बेटी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं आप जो मर्जी आए वो कर सकती है। मैं आपको बता दूं, आपने अगर मेरे भाई की मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश की, मैं आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मन्नत एक जहरीली मुस्कान के साथ बोली, कल अगर तुम्हारे भाई मेरे साथ रात नहीं बीता है, तुम दोनों की जिंदगी नरक बना दूंगी। तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मुझे ना छोड़ने की बात कर रहे हो? ये सुनकर भावेश पीछे मुड़कर देखता है। उस क्लब का मैनेजर चलते हुए मन्नत के सामने खड़ा होकर बोला, मन्नत मैम, भले ही हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन आप भूल रही है ये क्लब महेश्वरी खानदान का है।
मैं मेरे बॉस आदर्श महेश्वरी को अगर आपकी हरकतों के बारे में बताऊंगा, आप कहीं की नहीं रहेंगी। प्रिंस के साथ रात बिताना तो भूल ही जाइए। ये हमारी क्लब की शान है। मुझे आदर्श सर ने ही प्रिंस को इस क्लब में म्यूजिशियन के रूप में रखने को कहा है। आप अगर प्रिंस के साथ कुछ भी करती है, उसके साथ आने वाली परेशानियों की जिम्मेदार आप खुद होंगी। ये सुनकर मन्नत की सारी अकड़ हवा हो जाती है। वह गुस्से में उन तीनों को देखते हुए वहां से चली जाती है। ये देखकर भावेश मैनेजर को थैंक यू बोलता है, फिर प्रिंस को लेकर घर चला जाता है। अब उसकी शिफ्ट खत्म हो गई थी। भावेश और प्रिंस के जाते ही मैनेजर के पास आदर्श आता है। थोड़ी देर पहले दक्षिता और उसके बॉडीगार्ड, असिस्टेंट और सेक्रेटरी दक्षिता के साथ जा चुके थे, लेकिन आदर्श यहीं पर अपने क्लब में किसी काम की वजह से रुका था। जब आदर्श अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी अचानक उसके दिमाग में म्यूजिक धुन की बात आई। वो अपने मैनेजर के पास उस बारे में पूछने आ गया। आदर्श मैनेजर के सामने आते हुए बोला, सुरेंद्र, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम मेरे साथ ऑफिस में चलो। ये सुनकर मैनेजर सुरेंद्र हाँ में सिर हिलाता है, फिर आदर्श के पीछे पीछे चला जाता है। आदर्श ऑफिस में जाकर अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, हाँ सुरेंद्र, मुझे ये बताओ, आज हमारे क्लब में म्यूजिशियन कौन था? इतना अच्छा म्यूजिशियन तूने कहाँ से ढूंढा? ये सुनकर सुरेंद्र अपनी आंखों में एक अलग ही चमक और होठों पर मुस्कान के साथ आदर्श को पूरी बात बता देता है। उसे प्रिंस कैसे मिला? कल उसने प्रिंस के लिए ही आपसे परमिशन मांगी थी। ये सुनकर आदर्श के चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वह मन ही मन कुछ प्लान करने लगा, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता था। इधर आदर्श फिर कुछ सोचकर सुरेंद्र की तरफ देखकर बोला, तुमने टीनेजर लड़की को काम पर रख लिया, अगर पुलिस को पता चला तब हम क्या करेंगे? ये सुनकर मैनेजर बड़ी सी स्माइल के साथ बोला, आदर्श सर, मैंने तो सोचा था आप कभी भी अपनी नजरों से धोखा नहीं खा सकते, लेकिन सर आप ही खा गए। वह टीनेजर लड़की नहीं बल्कि वह एक 18 साल का लड़का है, लेकिन वह दिमाग, दिल और बातों से एकदम बच्चा, देखने में भी बच्चा ही लगता है। ये सुनकर आदर्श की स्माइल और बड़ी हो गई, उसकी आंखें भी अजीब सी चमक पर चमकने लगी। आदर्श मन ही मन कांपते हुए बोला, ओह सिटिया, मैंने क्या बोल दिया था? वह डीएम का मूड अच्छा था, मैं बच गया, वरना आज मुझे मेरी मौत से मुझे कोई नहीं बचा सकता था। ये सोचकर आदर्श के चेहरे पर ठंडे पसीने की मोटी मोटी बूंदें दिखने लगी। ये देखकर मैनेजर कंफ्यूज होकर कभी एयर कंडीशनर की तरफ देखता, कभी आदर्श की तरफ देखता, फिर लास्ट में कंफ्यूजन में बोला, आदर्श सर आपको क्या हुआ? आपको एसी में भी पसीना क्यों आ रहा है? वह भी इतना ज्यादा। ये सुनकर आदर्श हड़बड़ा कर मैनेजर की तरफ देखकर बोला, कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ यहाँ से। ये सुनकर मैनेजर कंफ्यूजन में कुछ देर आदर्श को देखता है, लेकिन फिर अपना सिर हिलाते हुए अपने काम पर चला जाता है। आदर्श अपना काम जल्दी जल्दी समेटकर अपनी क्लब से निकल जाता है। इधर प्रिंस और भावेश तक घर पहुंचते हैं। उन्हें लगभग सुबह हो गई थी। आंटी आज भावेश और प्रिंस के लिए नाश्ता लेकर आई थी। उनके बेटा और बहू कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे। आंटी के बेटे बहू को नहीं पसंद था अपनी किराएदारों से मेल जोल बढ़ाना, इसी वजह से आंटी आदर्श और प्रिंस से उस दिन के बाद ठीक से ना तो मिल पाती थी, ना ही कुछ कर पाती थी। इसी वजह से भावेश को प्रिंस को अपने साथ रख ले जाना पड़ता था, वरना वह आंटी के पास छोड़ देता। लेकिन आंटी के बेटे बहू को ये सब नहीं पसंद था, इसी वजह से भावेश प्रिंस को अपने साथ लेकर जाता था। तब आंटी ब्रेकफास्ट लेकर आए। भावेश समझ गया आंटी के बेटा बहू बाहर बिजनेस ट्रिप गए हैं। ये सोचकर भावेश राहत की सांस लेते हुए सोचता है, अच्छा ही हुआ, अब मैं कुछ दिनों के लिए प्रिंस को आंटी के पास छोड़कर सुकून से अपने काम पर जा सकता हूँ, जिसे शायद मन्नत मैडम कुछ दिनों के बाद प्रिंस का पीछा छोड़ दे और किसी और को ढूंढ ले। ये सोचते हुए भावेश आंटी को सारी बात बता देता है। आंटी को कैसे भी करके प्रिंस को अपने पास रोकने को बोलता है। फिर भावेश मैनेजर को भी सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर मैनेजर भी बोला, ठीक है, फिर मैं कुछ दिनों के लिए एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन तुम प्रिंस का ध्यान रखना। ये सुनकर भावेश हाँ बोलकर फोन कट कर देता है। भावेश अकेला ही काम पर जाता। प्रिंस को ये बोलकर उसे कुछ म्यूजिक इंटरव्यू देने हैं। भावेश ने प्रिंस के लिए मैनेजर से छुट्टियां ले ली है, उसे इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। 2 दिन बाद आज प्रिंस पहली बार मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्रीज इंटरव्यू देने जा रहा था। थोड़ा नर्वस भी था, लेकिन भावेश और काव्या आंटी ने उसे थोड़ी मोटिवेट किया। फिर भावेश की उसे मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री के बाहर छोड़कर आया था। भावेश वापस अपने अपार्टमेंट पर रेस्ट करने आ गया। इधर प्रिंस अपने चेहरे पर मास्क लगाए इंटरव्यू की लाइन में बैठ गया। सब लोग प्रिंस को अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन उन्हें प्रिंस के लिए कोई भी बुरी फीलिंग नहीं आ रही थी। प्रिंस अपनी दुनिया में गुम बस अपनी म्यूजिक रिहर्सल कर रहा था। कुछ देर के बाद जब प्रिंस की बारी आई, जैसे ही प्रिंस म्यूजिक इंटरव्यू के रूम में एंटर करता है, म्यूजिक इंटरव्यूअर प्रिंस को देखने लगते हैं। प्रिंस को देखते ही उनके मन में यही ख्याल आता है, ये लड़का ऑडियंस को अपनी अपीयरेंस से ही जीत सकता है। बस अब इन्हें म्यूजिक का इंटरव्यू लेना बाकी था। अगर म्यूजिक अच्छा हुआ, वो आराम से प्रिंस को सेलेक्ट कर सकते थे।
उन्हें यकीन था ये लड़का एक दिन म्यूजिक इंडस्ट्रीज में एक दीवा के रूप में उभर कर आएगा। इधर मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट की ऑफिस में एक किंग साइज चेयर पर एक रूथलेस क्वीन तरह बैठी थी। दीक्षित ने ब्लैक शर्ट, ब्लैक ट्राउजर, ब्लैक ब्लेजर के साथ मेसी बन बनाए अपनी ग्रीन आंखों से कंप्यूटर पर म्यूजिक इंटरव्यू को ही देख रही थी। अचानक दक्षिता की नजर प्रिंस पर गई। उसकी आंखें चमकने लगी जब दक्षिता को याद आया उस दिन क्लब से आने के बाद दक्षिता बहुत ज्यादा बेचैन रही। वो कोई भी काम कर पा रही ना रिलैक्स पा रही थी। वह बस अजीब सी बेचैनी अपने दिल में महसूस कर रही थी। उसके कानों में बार बार वही धुन और उसे लड़के का फिगर घूम रहा था। लेकिन फिर भी दक्षिता ने किसी तरह अपने आप को कंट्रोल किया। लेकिन एक बार करण और अर्जुन को बात करते हुए सुना। करण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मुझे ऐसा लग रहा है ये रमन किसी लड़की के प्यार में पागल हो गया है। अर्जुन बोला, करण भाई ये भी तो हो सकता है, जैसा दिखता है वैसा हो ही ना, वह लड़की ही रमन के प्यार में पागल हो। ये सुनकर अर्जुन कुछ देर सोचकर कर बोला, हाँ भाई तुम सही बोल रहे हो। उस दिन मैंने उन दोनों को ध्यान से नहीं देखा था। वो लड़की रमन की बाहों में गिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था रमन ने ही उस लड़की को जबरदस्ती बाहों में भर रखा है। अभी अर्जुन बोला, मुझे नमन ने बताया था एक लड़की किस तरह जबरदस्ती रमन को शादी करने के लिए फोर्स करने उसके बाहों में गिरने का नाटक कर रही थी। ये सुनते ही अचानक दक्षिता की आंखों के सामने भी प्रिंस और मन्नत का सीन घूमने लगा। तब उसे याद आया प्रिंस बॉडी हल्की हल्की कांप रही थी। दक्षिता वापस अपने रूम में जाती है, अपना कंप्यूटर खोलकर कुछ करती है। उसने आदर्श के क्लब की सीसीटीवी फुटेज को हैक करके दोबारा शुरू हुआ एंड करके चलाती है। पूरे सीन को देखकर दक्षिता की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। उसने ठान लिया था वह मन्नत को सबक सिखाएगी, लेकिन अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं आया है। ये सोचते हुए दक्षिता दूसरे दिन दोबारा क्लब में गई, लेकिन वहां पर प्रिंस नहीं आया था। तभी दक्षिता ने खिड़की पर खड़े होकर देखा, मन्नत भी प्रिंस का इंतजार कर रही है। तभी दक्षिता की नजर भावेश पर गई। वो समझ गई भावेश अपने भाई को लेकर नहीं आया। इसी तरह बहुत 2 दिन तक क्लब में जाती रही, लेकिन प्रिंस नहीं आया था। जब आज भी क्लब जाने का प्लान बना रही थी, उसे ये भी पता था 2 दिन से मन्नत भी उस क्लब में आकर प्रिंस का इंतजार करती है। प्रिंस को अपने ऑफिस में म्यूजिक इंटरव्यू के लिए आया देखकर दक्षिता ने अपने मन ही मन कहा, तुम्हें मैं सेलेक्ट करूंगी, हमेशा अपने पास रखूंगी। तुम्हारी मासूमियत इन मन्नत जैसे लोगों को नहीं थीने दूंगी। अब से तुम्हारी मासूमियत की रक्षा दी दक्षिता मेहरा करेगी। ये सोचते हुए दक्षिता के चेहरे पर एक जुनून भरी स्माइल आ गई। तभी दक्षिता की नजर इंटरव्यू में गई तो उसने देखा इंटरव्यूअर गुस्से में प्रिंस से कुछ बोल रहे थे, जिसे प्रिंस डरकर इधर उधर देखते हुए उन्हें मना कर रहा था। ये देखकर दक्षिता ने जल्दी से हेडफोन लगाकर सुनने की कोशिश की। इधर इंटरव्यू रूम में प्रिंस को देखकर सब लोगों ने पहले प्रिंस ने अपना इंट्रो प्रिंस की नई आइडेंटिटी से दिया। इंटरव्यू लेने वाले म्यूजिशियन ने उसे अपना मास्क हटाने को कहा, प्रिंस ने मना कर दिया। भावेश ने कहा था प्रिंस को इस शहर में बिल्कुल भी मास्क नहीं हटाना है। घर के अलावा जब इंटरव्यू लेने वाले म्यूजिशियन ने उसे मास्क हटाने को कहा, वह घबराकर नर्वसनेस के मारे उन्हें मना करने लगा, जिस वजह से इंटरव्यूअर को गुस्सा आ गया। वह अभी प्रिंस से कुछ बोलते इतने में उनका इंटरकॉम बजा। उस तरफ से कुछ कहा गया, जिसके बाद इंटरव्यूअर खुद को शांत किया। फिर प्रिंस को एक सॉन्ग सुनाने को कहा। प्रिंस ने अपना गिटार उठाया, एक धुन पर अपनी सॉफ्ट आवाज में एक गाना गाया, जिसे सुनकर प्रिंस की आवाज से ही सारे इंटरव्यूअर को अब अपने बिहेवियर पर पछतावा हो रहा था। अभी प्रिंस ने 2 ही लाइन गई थी, अचानक इंटरकॉम फिर बजा। उधर से कुछ कहा गया। उसमें से एक म्यूजिशियन ने जल्दी से प्रिंस की तरफ देखकर कहा, ठीक है बच्चे, तुम्हें सिलेक्ट किया जाता है, तुम्हारा दूसरा राउंड इंटरव्यू कल होगा। ये सुनकर प्रिंस कंफ्यूजन में उनकी तरफ देखने लगता है। फिर मन में सोचता है, इन्होंने अभी तक मेरा गाना सुना भी नहीं, मुझे सेलेक्ट कर लिया, फिर ज्यादा ना सोचते होंगे। वो हाँ सिर हिलाते हुए बाहर चला जाता है। जब वह मेहरा इंडस्ट्रीज के बाहर पहुंचता है, अचानक ही एक ब्लैक कलर की जैगवार उसके सामने आकर रुकती है। प्रिंस ने अपने सामने इस तरह एक कार को आते हुए देखा, वह डर गया। डरकर अपने कदम पीछे लेते हुए मेहरा इंडस्ट्री में वापस भागकर जाने ही वाला था। अचानक ही उस कार के शीशे नीचे हुए, उसमें से खूबसूरत ग्रीन आंखें नजर आने लगी। उन्हें देखकर प्रिंस अपनी जगह पर फ्रिज हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर पर उस लड़की की नजरों का ही दबाव पड़ रहा है, जिसे महसूस करते ही प्रिंस ना तो पीछे जा पा रहा था, ना आगे बढ़कर उस लड़की की कार की तरफ जा पा रहा था। तभी उस लड़की की ठंडी आवाज उसके कानों में आई, जो लड़की बोली, अंदर बैठो। दरअसल दक्षिता ही उस कार में बैठी थी। अपने चेहरे पर एक ब्लैक हेकी बांध रखा था, जिस वजह से बस उसकी आंखें ही दिख रही थी। प्रिंस कार के पास आकर मासूमियत से बोला, मैं आपकी कार में क्यों बैठूं? मेरी भाभी ने मुझे कहा है मैं किसी भी अनजान इंसान से बात नहीं कर सकता, ना ही उसे अपना फेस दिखा सकता हूँ। मैं आपके साथ क्यों जाऊं? मैं क्यों आपको अपना फेस दिखाऊं? ये सुनकर दक्षिता के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई,
लेकिन फिर भी प्रिंस अपनी जानलेवा नजरों से घूरते हुए बोली, अगर तुमने 2 सेकंड के अंदर इस कार में कदम नहीं रखा, फिर मैं इस कार को ही आग लगा दूंगी। ये सुनकर प्रिंस हैरानी से दक्षता की तरफ देखते हुए बोला, आप इतनी खूबसूरत कार को आग कैसे लगा सकती है? ठीक है, मुझे बैठना है, मैं बैठ जाऊंगा। दक्षता ने देख लिया था, प्रिंस की नजर उस पर ना होकर कार पर ज्यादा है। दक्षता को अब अपनी कार से ही जलन होने लगी थी। दरअसल प्रिंस को शुरुआत से ही कार्स बहुत ज्यादा पसंद थी। उसके दो ही सपने थे, एक तो इस दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर बनकर अपनी मोम का सपना पूरा करना, दूसरा इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और कार खरीदना। बस इन सपनों को पूरा करने के लिए ही प्रिंस सब छोड़कर यहाँ पर दिल्ली आ गया था। लेकिन प्रिंस को नहीं पता था, दिल्ली आते ही उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। उसे नहीं पता था वह किसी ऐसे इंसान की नजर में आ जाएगा जिसकी वजह से उसे दर्द भी मिलेगा, सुकून भी, उसकी मासूमियत की रक्षा भी होगी, लेकिन उसे इस क्रूर दुनिया से सामना भी होगा। इधर दक्षता भी अपनी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में खुश थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके दुनिया में भी उसके लिए सुकून और मासूमियत को प्योरिटी लेकर आएगा। उसे बस इतना पता था कि यह पूरी दुनिया को रोता से भरी हुई है, यहाँ पर मासूमियत और प्योरिटी मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। दक्षता और प्रिंस की जिंदगी आगे क्या मोड़ में घी डालने के लिए, और क्या प्रिंस और तक्षिता पहली बार मिले हैं, क्या पहले भी मिल चुकी है, या इनकी किस्मत का कोई कनेक्शन है? जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़ें और लाइक, कमेंट, शेयर एंड फॉलो करना ना भूलें। CH4 आदर्श की ओवर पजेसिवनेस मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री के बाहर पार्किंग एरिया में प्रिंस जैगवार कार को अपनी आंखों में चमक लिए प्यार से निहार रहा था। उसने दक्षता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। प्रिंस दक्षता की तरफ देखते हुए बोला, आप इतनी खूबसूरत कार को जलाने के बारे में कैसे सोच सकती है? मुझे तो कभी ऐसी कार नहीं मिली। मोनी दी को हमेशा ब्यूटीफुल कारें मिलती थी। मेरा भी सपना है मैं इस दुनिया की सारी बेस्ट कार लूं, लेकिन अभी नहीं ले सकता। जब मैं अपनी माँ का सपना पूरा करके बहुत बड़ा सिंगर बन जाऊंगा, तब मैं अपने लिए भी आपके जैसी सुंदर कार लूंगा। ये सुनकर दक्षता एक डेविल स्माइल के साथ बोली, अच्छा तुम मेरी जैसी सुंदर कार लोगे? मेरी जितनी सुंदर कार इस दुनिया में भी है क्या? इस वक्त अगर दक्षता की बात उसके बॉडीगार्ड, असिस्टेंट, सेक्रेटरी या फिर आदर्श सुन लेते, वह सदमे के कारण ही बेहोश हो जाते। ये सुनकर प्रिंस कंफ्यूजन में जैगवार कार को प्यार से सहलाते हुए बोला, क्या इस कार का कोई और मॉडल नहीं है? ये सुनकर दक्षता फिर बोली, हाँ इस कार के मॉडल बहुत हैं। फिर कंफ्यूजन में दक्षता की आंखों में देखकर बोला, फिर आप ये क्यों बोल रही है? आपकी जैसी कार इस दुनिया में ही नहीं है। दक्षता भी प्रिंस की आंखों में देख सुकून महसूस करते हुए प्रिंस की आंखों में देखते हुए बोली, मेरे कार जैसी कार बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मेरे जितनी सुंदर नहीं मिलेगी। ये सुनकर भी प्रिंस के कुछ समझ में नहीं आया। तभी भावेश वहां पर आता है। प्रिंस के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मेरे लिटिल बॉय तुम किससे बात कर रहे हो? ये सुनकर प्रिंस एक्साइटेड होकर भावेश के गले लग जाता है। ये देखकर दक्षता हाथों की मुट्ठी बना लेती है। वह गुस्से से घूरकर भावेश को ही देख रही थी। उसका मन कर रहा था वो भावेश और अपनी कार दोनों को ही आग लगा दे। प्रिंस उसे तो देख भी नहीं रहा था, कार भावेश को छू रहा और हक कर लगा रहा था। अपने ऊपर किसी की जानलेवा नजर महसूस कर भावेश ने अपनी नजरें उठाकर जब दक्षता की तरफ देखा, एक पल के लिए डर गया, लेकिन अगले ही पल दक्षता की आंखों में खो गया। जब उसने देखा दक्षता उसे गुस्से से घूर रही है, वो अपनी नजरें दक्षता से हटाकर प्रिंस की तरफ करता है, फिर जो उसे बच्चों की तरह एक्साइटेड होकर सारी बात बता देता है। उसे जैगवार को दिखाते हुए बोला, देखना भावेश, में जब मैं बड़ा सिंगर बन जाऊंगा, मैं ऐसी ही कार खरीद लूंगा। ये सुनकर भावेश के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो प्रिंस के सिर को सहलाते हुए कहा, ठीक है, पहले तुम मेहनत करके सिंगर तो बन जाओ। क्या तुम्हारा सिलेक्शन मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री में हो गया? ये सुनकर प्रिंस ने उसे फिर से सारी बातें बता दी। इतनी देर से शांति से बैठी दक्षता उन दोनों की सारी हरकतें देख रही थी। वो जानलेवा नजरों से भावेश को घूर रही थी। भावेश को भी अपने ऊपर किसी की जानलेवा नजर महसूस हो रही थी। वो कभी कभी दक्षता को देख लेता, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था दक्षता उसकी तरफ देख ही नहीं रही, उसे बस प्रिंस के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। जब भी भावेश दक्षता की तरफ देखता, उसकी आंखों में बस प्रिंस की ही परछाई नजर आ रही थी। ये देखकर अचानक भावेश को कुछ समझ में आया। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराता आ गई। दक्षता को परेशान करने के लिए प्रिंस को दोबारा हक कर लेता है, फिर उसके सिर को सहलाते हुए उसके फोरहेड पर किस करता है। ये देखकर दक्षता की आंखों की जानलेवा चमक बढ़ जाती है। इधर भावेश ने जब यहाँ आया था, तभी उसने दक्षता की आंखों में प्रिंस के लिए प्यार देख लिया था। उसे बचपन से ही अकेले रहने की आदत थी। उसके मॉम डैड की डेथ बचपन में ही मौत हो गई थी। प्रिंस के मॉम डैड ने ही उसे पढ़ा लिखा था, लेकिन जब प्रिंस के मॉम डैड की डेथ हो गई, फिर जब कनक और सूरज सिसोदिया के साथ मोहिनो उस घर में आए, तभी से ही भावेश को प्रिंस के लिए खतरा महसूस होने लगा था। लेकिन सूरज ने उसे वहां से भगा दिया था। वह उसे ज्यादा नहीं पलना चाहता था। भावेश वहां से भागकर यहाँ दिल्ली आ गया था। उसने प्रिंस से कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं तोड़ा था।
वह दिल्ली में रहकर भी एक सर्वेंट की हेल्प से कॉन्ट्रैक्ट था। उस सर्वेंट की पिछले साल ही डेथ हो गई थी। भावेश इस दिल्ली शहर में 10 साल की उम्र से ही सर्वाइव कर रहा है। उसे 8 सालों के अंदर इंसानों की पहचान हो गई थी। जब भावेश पहली बार दिल्ली आया था, तब वह 10 साल का बच्चा था। जब वो काम मांगने गया, वहां का मालिक उसे आराम से काम दे देता। कुछ दिनों बाद उसे एक नशे की दवाई खिलाकर उसे मानव अंग तस्करी वालों को बेच देता है। जब भावेश को दूसरे दिन होश आया, खुद को कुछ बच्चों के साथ पाकर हैरान हो गया। फिर जैसे जैसे वहां पर वक्त बीता, उसे पता चला उन बच्चों को अंगों की तस्करी के लिए लाया गया है। जिसे पता चलते ही पहले अपने साथ कुछ बच्चों को लेकर वहां से भाग गया था। वह उन बच्चों के साथ उसी गली में भटकता और भीख मांगते हुए खाना खाता। लेकिन एक दिन उन्हें कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया। जब दूसरे दिन उनकी आंख खुली, खुद को कुछ बच्चों के बीच पाया जो भीख मांगने वाले थे। उनके किसी की आंख फूटी हुई, किसी के हाथ कटे हुए थे, किसी का कुछ शरीर हिस्सा। भावेश समझ गया, यहाँ पर क्या हुआ है। भावेश ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उस मालिक ने उन लोगों को पकड़, लेकिन भावेश को नहीं पकड़ पाए। तभी भावेश को एक आदमी मिला, जिसकी मदद से भावेश ने अपने उन दोस्तों को भी उन आदमियों के चंगुल से छुड़ाया था। फिर भावेश उस आदमी के लिए ही काम करने लगा था। लेकिन जब भावेश उस आदमी के लिए काम करते धीरे धीरे उस धंधे के बारे में जानने लगा, तब जाकर भावेश को रिग्रेट हुआ है। इससे अच्छा खुद के शरीर के अंग कटवा कर भीख मांगना था, क्योंकि उस आदमी ने उन सब लोगों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। फिर वह रोज उन लोगों से ड्रग्स कॉलेज के लड़कों के लिए भिजवाता था। कभी क्लब में ड्रग्स उनके भेजता था, लेकिन वह लोग मजबूर थे, उन्हें ये काम करना ही पड़ता था। एक दिन किसी ने उसको मार दिया। तब से ही भावेश और उसके दोस्त आजाद हो गए थे। फिर वह लोग अपनी अलग अलग दुनिया में चले गए। तभी भावेश ने देखा दक्षिता वहां से चली गई। दरअसल वह दक्षिता को इसलिए जानता था क्योंकि वह तकरीबन 5 साल से उसी क्लब में काम करता था। वह महेश्वरी खानदान ने जब क्लब स्टार्ट किया था, तभी से भावेश ने वहां पर काम करना शुरू कर दिया था। पहले भावेश वेटर का काम करता था। जब भी आदर्श और दक्षिता के साथ उनके फ्रेंड वहां पर पार्टी करते थे, तब भावेश हमेशा दक्षिता को उनके साथ देखता था। वह जानता था यह आदर्श की फ्रेंड है। उसे पता था ये बहुत अच्छी है, भले ही इसका ऑरा कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, वरना आदर्श सर जैसे नेकदिल इंसान कभी भी इनके साथ नहीं रहते। ये सोचते हुए वे भावेश ने सोच लिया था वह प्रिंस को क्लब में लेकर जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सेफ प्रिंस उस क्लब में ही था। बाहर उसका कोई भी फायदा उठा सकता था। मेहरा इंडस्ट्री ज्वाइन करने पर भी उसे मैनेजर की हेल्प, आदर्श सर की हेल्प लेनी ही होगी। उसे पता था मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्रीज की सीईओ काची सेह भी आदर्श सर की दोस्त है। प्रिंस के लिए उनका सपोर्ट होना अच्छा रहेगा, वही प्रिंस की मासूमियत को बचा सकती है। उसे पता था सिंगर बनना इतना आसान नहीं है। यहाँ म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे गलत काम होते हैं। उनके संपर्क में आने से अगर प्रिंस को बचाना है, उसे मेहरा इंडस्ट्रीज की सीईओ की जरूरत पड़ेगी। वही प्रिंस को प्रोटेक्ट कर सकती है। म्यूजिक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। इसी कंपटीशन के चक्कर में अपने कॉम्पिटिटर को हर तरह से नुकसान पहुंचाकर पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं। भावेश को प्रिंस की प्रोटेक्शन के लिए किसी की जरूरत थी जो म्यूजिक इंडस्ट्री से हो। भावेश और प्रिंस अपनी अपार्टमेंट वापस आ चुके थे। थोड़ी देर भावेश और प्रिंस सो जाते हैं, फिर शाम को वापस क्लब के लिए निकल जाते हैं। मन्नत ने प्रिंस को वापस क्लब में देखा, वह खुश हो गई। लेकिन आज एक चेंज था, वह यह इस क्लब में जो म्यूजिक का अलग सेक्शन किया गया था, उसे हटा दिया गया था। अब प्रिंस भावेश के पास ही बैठा था। उसे आज सिंगिंग करने को नहीं कहा गया था। उस क्लब का सेटअप पहले के जैसे कर दिया गया था। दरअसल दक्षिता जब भावेश और प्रिंस को इस तरह साथ बर्दाश्त नहीं कर पाई, वह वहां से निकल गई। वो जलन के मारे अपनी कार की स्पीड फुल कर रखी थी। वह अपनी कार इधर उधर दौड़ाकर अपना गुस्सा कम करने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार एक ही सीन आ रहा था। भावेश ने जब प्रिंस के फोरहेड पर किस किया था, उसी टाइम दक्षिता की बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था अगर वह यहाँ ज्यादा देर रुकी, वह भावेश को जान से मार देगी। फिर प्रिंस उससे हमेशा हमेशा के लिए ये नफरत करने लगेगा। उसकी मासूमियत एक झटके में खत्म हो जाएगी। जब दक्षिता को प्रिंस में उसकी खूबसूरत आंखें, उसका परफेक्ट फिगर सब कुछ पसंद था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कुछ पसंद था, वह उसकी मासूमियत और उसकी प्योरिटी। अगर वही सब खत्म हो जाएगा, वो प्रिंस जैसे हैंडसम लड़के इस दुनिया में बहुत है, लेकिन प्रिंस जितनी मासूमियत और प्योरिटी किसी में नहीं है। दक्षिता को अगर किसी चीज की जरूरत अपनी लाइफ में थी, बस मासूमियत और प्योरिटी की। दक्षिता क्रूरता कूट कूट कर भरी हुई थी। दूसरा, दक्षिता को प्रिंस की खूबसूरती और उसके शरीर से कोई भी लेना देना नहीं था। दक्षिता को बस प्रिंस को देखकर एक सुकून मिलता था। उसके सिंगिंग से उसके अंदर एक सुकून और शांति महसूस होती थी, जिस वजह से वह आज तक के सारे सुख दुख दर्द सब कुछ भूल से एक सुकून की नींद ले पाती थी।
वरना वह कभी हिप्नोटाइज करने पर भी सुकून की नींद नहीं ले पाती। वह भले ही सो जाती थी, लेकिन उसे कभी भी उठने के बाद तरोताजा महसूस नहीं होता था। उसे ऐसा लगता था जैसे नींद बस उसकी बॉडी की जरूरत है, उसे लेना जरूरी है। उसे नींद लेने में भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अपनी बॉडी की जरूरत पूरी करनी पड़ती थी। लेकिन जब वह प्रिंस की धुन से सोई थी, तब उसे एक सुकून भरी नींद आई थी। जब वह दोबारा उठी, उसे अपने अंदर एक अलग ही ताजगी महसूस हुई थी। अभी से उसे भी नींद से प्यार हो गया था। 2 दिन से वो सुकून भरी नींद के लिए तड़प रही थी, लेकिन वह अपना सुकून किसी के साथ बांटना भी नहीं चाहती थी। वह नहीं चाहती थी प्रिंस की वह सॉफ्ट और मीठी आवाज कोई और सुने, लेकिन वह प्रिंस को रोक भी नहीं सकती थी। उसने आदर्श से बोलकर प्रिंस का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उसके फ्लो पर लगवा दिया। प्रिंस की म्यूजिक की प्रैक्टिस करने को कहा, जिसे वह अपने रॉयल स्वीट में सुनकर सुकून की नींद ले सके। आदर्श आसानी से दक्षता का मोटिव समझ गया था। इसी क्लब की सेकंड फ्लोर की प्राइवेट रूम में आदर्श एक लड़की को अपनी गोद में लेकर बैठा था। उस लड़की के बालों से खेल रहा था। तभी उसके बालों की लटों को सूंघता, कभी इधर उधर उछाल देता, कभी उसके बालों को सुझाने लगता है। ये देखकर वो लड़की जो आदर्श की गोद में बैठी थी, वह अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। वह झुंझला कर बोली, आशी क्या कर रहे हो? ये सुनकर आदर्श बनाते हुए बोला, पहले तुम मेरा यह निकनेम चेंज करो। इस निकनेम को सुनकर हर कोई यही सोचेगा, ये किसी लड़की का नाम है। मैं लड़की नहीं, लड़का हूँ। लड़कों के निकनेम ऐसे होते हैं, जानू, डार्लिंग, हब्बी, सोना, बाबू, बेबी, ऐसे नामों से लन को बुलाया जाता है। तुम्हारी तरह लड़कियों के नाम आशी, आशु नहीं बुलाया जाता। ये सुनकर वह लड़की जोरों से हंसते हुए बोली, तुम किस एंगल से लड़के लगते हो? मुझे तुम हर तरह से लड़की ही लगते हो। लड़कियों की तरह ही कपड़ों में तुम्हारे अलग नखरे हैं। तुम्हें हर महीने क्या, तुम्हें तो हर हफ्ते शॉपिंग पर जाना होता है। जब तुम शॉपिंग पर जाते हो, मुझसे ज्यादा शॉपिंग तुम करके लाते हो। तुम हर रोज अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हो। कभी कभी इतने कलर के कपड़े देखकर मेरा मन करता है काश मैं लड़का होती और तुम लड़की। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। फिर भी तुम्हें याद होगा, मैंने तुमसे कब शॉपिंग पर जाने के लिए कहा, लेकिन तुम मेरे पीछे हर हफ्ते पर जाते हो शॉपिंग के लिए। जब हम लोग शॉपिंग पर जाते हो, तुम वहां अपनी शॉपिंग करने में पूरा दिन लगाते हो। तुम्हारे पास इतनी एक्सेसरीज है जितनी मेरे पास भी नहीं होंगी। यह मिस कांची सिंह मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्रीज की सीईओ आदर्श महेश्वरी की बचपन की दोस्त और प्यार सिंह फैमिली की दूसरे नंबर की पोती। सिंह फैमिली आर्मी से बिलोंग करती है। सिंह फैमिली के सहारे ही लड़के और लड़कियां आर्मी में चले गए हैं। बस कांची को छोड़कर। कांची को हमेशा से ही म्यूजिक सुनना और म्यूजिक से रिलेटेड लोगों का करियर बनाना था। दरअसल कांची को म्यूजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन कांची को सिंगर्स बहुत ज्यादा पसंद थे। उसने मेहनत के साथ मैनेजमेंट का कोर्स किया। उसने मेहरा म्यूजिक इंडस्ट्री ज्वाइन की थी। उसके बाद कांची की दोस्ती दक्षता से भी हो गई थी। अभी कांची आदर्श को सुना ही रही थी। आदर्श मुंह बनाते हुए बोला, मैंने क्या किया? अब तुम शॉपिंग करना पसंद नहीं करती, तुम्हें बिल्कुल भी सजना संवारना नहीं पसंद। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने के नाते तुम्हारी सारी कमियां पूरी करता हूँ। ये सुनकर कांची मुंह बना लेती है। तुझे बस किसी सिंगर का सपना पूरा करना पसंद है। तुम अभी ही देख लो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने की जगह तुम बस अपने लैपटॉप में सिंगर के भविष्य के लिए कुछ कर रही हो क्या? तुम्हारी मेरे प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सुनकर कांची आदर्श को ऐसे देखती है जैसे किसी बेवकूफ को देख रही हो। फिर बोली, तुम्हें पता है, मैं आधे से ज्यादा टाइम तुम्हारे साथ रहती हूँ। मैं ऑफिस और तुम्हारे अलावा घर पर भी कभी महीने में 1 या 2 दिन जाती हूँ, वह भी कुछ देर के लिए। फिर भी तुम ये शिकायत कर रहे हो। ये सुनकर आदर्श मुंह घुमाकर एक हल्की सी स्माइल करता है। उससे कांची की तरफ देखकर उदास चेहरा बनाकर बोला, फिर इतना ही मेरे पास रहती हो, मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं तुम्हारा और वेट नहीं कर सकता। अब मुझसे मेरे हार्मोन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। ये सुनकर कांची ने जल्दी से अपना लैपटॉप बंद किया, सोफे पर रख दिया। आदर्श ने आज एक ग्रीन कलर का टक्सीडो और व्हाइट शर्ट के साथ बहुत कुछ रिंग, गले में एक लॉकेट, डायमंड का चमचमाते शूज। इस वक्त आदर्श बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। कांची जल्दी से आदर्श को सोफे से उठाती है। ये देखकर आदर्श कंफ्यूजन में कांची को देखने लगता है। कांची आदर्श की ग्रीन कलर की जैकेट का कॉलर पकड़कर आदर्श को सोफे से उठाती है। फिर उसे ले जाकर बेड पर पटकते हुए खुद उसके ऊपर आते हुए बोली, चलो आज तुम्हारे हार्मोन को आउट ऑफ कंट्रोल करके फिर कंट्रोल करते हैं। ये देखकर आदर्श घबरा गया। कांची को पकड़ते हुए बोला, क्या कर रही हो बेबी? मैंने कहा शादी से पहले ही सब कुछ नहीं करेंगे। ये सुनकर कांची मुंह बनाते हुए बोली, अभी तुम अपने हार्मोन्स की शिकायत कर रहे थे, अभी तुम्हें शादी का याद आ रहा है। तुम सीधा सीधा ये क्यों नहीं बोल देते? तुम हमेशा के लिए मुझे अपनी बनाना चाहते हो, किसी तीसरे का आने का चांस ही नहीं छोड़ना चाहते। ये सुनकर आदर्श को गुस्सा आ जाता है। आदर्श कांची को पलटकर बेड पर गिरा देता है। खुद उसके ऊपर आकर कांची का गला कसकर पकड़ते हुए बोला, कांची तुम्हें अगर मुझसे शादी नहीं करनी मत करो, जैसे रहना है वैसे रहो, लेकिन कभी भी हमारे बीच तीसरे को लाना
दूर कभी तीसरे का नाम भी मत लेना, वरना मैं तुम्हें कुछ करूंगा या नहीं, लेकिन उस तीसरे इंसान को जान से मार दूंगा। कांची को बहुत ज्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन वह बिना किसी रिएक्शन के बेड पर पड़ी थी। कांची की आंखें लाल हो गई थी, उसका चेहरा, गर्दन, सब कुछ लाल हो गया था। ब्लड सर्कुलेशन बंद होने के कारण अभी कांची बेहोश होने वाली थी। अचानक आदर्श कांची को छोड़ देता है, फिर गुस्से में वॉशरूम में चला जाता है, फिर जोर से बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है। वॉशरूम में खड़े आदर्श ने अपनी लाल हो चुकी आंखों को कसकर बंद कर लिया। शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो गया। इस वक्त आदर्श की बॉडी गुस्से से कांप रही थी, उसके हाथों की नसें की फड़क रही थी। इस वक्त आदर्श ने अपने ऊपर बिल्कुल कोल्ड शावर चला दिया था, जिससे उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने में कुछ फायदा हो। इधर कांची ने लंबी लंबी सांस लेते हुए मन में बोली, यह क्या कर दिया मैंने, आज इतनी बड़ी गलती में कैसे कर दी, जबकि मैं बचपन से जानती हूँ आदर्श कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हम दोनों के बीच किसी तीसरे का नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसकी पॉजेसिवनेस ने हद से पार कर दी। मैं तो ये सोच रही हूँ, अगर इसकी पॉजेसिवनेस न इतनी खतरनाक है, फिर तुम तक दक्षता मैमा ने अगर किसी से प्यार करेगी, उनकी पॉजेसिवनेस कितनी खतरनाक होगी। उनका लेवल सोचकर मुझे उस लड़के पर, बेचारे पर दया आ रही है। मैं भगवान से दुआ करूंगी वह लड़का मेरी तरह मासूम ना होकर कोई चालाक और समझदार हो, वरना दक्षता मैमा उसका हर दिन जीना मुश्किल कर देंगी। ये सोचते हुए कांची पास में ही पड़े पानी के मग उठाती है, उसी में से पानी पीने लगती है। वह तकरीबन 2 मिनट के अंदर वह पानी से भरा मग का पानी पूरा पी जाती है। फिर राहत की सांस लेते हुए सोचती है, अगर आदर्श मुझे थोड़ी देर और नहीं छोड़ता तो शायद मेरी जान ही चली जाती, फिर मेरे घर वालों को यहाँ से मैं डेड बॉडी ले जाने पड़ती। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। कांची को देखकर ऐसा लग रहा था, आदर्श के इस तरह गुस्सा करने, उसे जान से मारने की कोशिश करने के बावजूद भी कांची को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था। कांची जानती थी आदर्श उसे बचपन से ही पसंद करता है। पता नहीं कितनी लड़कियों ने आदर्श को अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन आदर्श ने उन्हें इस तरह बेइज्जत किया। वह लड़कियां कभी उसके आसपास दोबारा नजर भी नहीं आई। पहला, आदर्श बहुत ज्यादा हैंडसम था। दूसरा, वह महेश्वरी खानदान का इकलौता वारिस था, इसी वजह से सब लोग आदर्श से डरते थे। दूसरा, आदर्श का इस तरह सनकी होने का कारण एक और था, जो कि हर किसी को पता था। थोड़ी देर बाद आदर्श वॉशरूम से बाहर निकलता है। इस वक्त आदर्श की पूरी बॉडी ठंड के कारण लाल पड़ गई थी, वह बुरी तरह कांप रहा था। आदर्श का रंग गोरा था, कोल्ड शावर की वजह से अब उनकी पूरी बॉडी लाल हो चुकी थी, उसकी आंखें भी लाल थी। ठंड के कारण आदर्श ने कांपते हुए क्लोजेट रूम से टॉवल निकाला, खुद को क्लीन करने लगा। आदर्श ने अभी भी अपने कपड़े नहीं निकाले थे। ये देखकर कांची को गुस्सा आ गया। कांची दौड़ते हुए आदर्श के पास जाकर उसका ब्लेजर निकालने लगी। ये देखकर आदर्श ने उसके हाथ झटक दिए, खुद अपना ब्लेजर निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके हाथ ठंड के मारे बुरी तरह कांप रहे थे, जिस वजह से उसके हाथ उस ब्लेजर को नहीं खोल पा रहे थे। ये देखकर कांची गुस्से से आदर्श को घूरते हुए बोली, अगर अब तूने नाटक किया, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। ये सुनकर आदर्श एकदम शांति से मुंह घुमाकर खड़ा हो गया। कांची जल्दी जल्दी आदर्श के पूरे कपड़े उतारने लगी। इस वक्त का आदर्श को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। उसके बाद कांची आदर्श को जल्दी से बेड पर लेटाकर ब्लैंकेट से कवर कर दिया। दूसरे टॉवल से आदर्श के बाल सुखाने लगी, उसकी बॉडी भी टॉवल से साफ करने लगी। फिर सूखे कपड़े लाकर आदर्श को पहनाने लगी। आदर्श छोटे बच्चे की तरह कांप रहा था, अब उसे हल्का हल्का फीवर भी आना शुरू हो गया था। ये देखकर अब कांची को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, उसी के कारण ही आदर्श की यह हालत हुई थी। कांची ने जल्दी से उस टॉवल को रखकर इंटरकॉम से नीचे इन्फॉर्म करके डॉक्टर भेजने को कहा, फिर खुद का हाथ गुस्से में बेड साइड टेबल पर दे मारा। इधर मन्नत ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर प्रिंस को उन लोगों के साथ सेक्स के लिए मजबूर करने का प्लान बना लिया था। प्रिंस के 2 दिन गायब होने और उसकी उस दिन इस तरह बेइज्जती करने के कारण मन्नत को गुस्सा आ गया था, जिसके कारण उसका ईगो हट हो गया था। उसने सोच लिया था अब वह प्रिंस को कहीं का नहीं छोड़गी। वो और उसके फ्रेंड्स प्रिंस के साथ एंजॉय करने के बाद वह प्रिंस को और भी अमीर महिलाओं के साथ सेक्स करने के लिए मजबूर करने का प्लान बना रही थी। उनका प्लान प्रिंस को सेक्स टॉय बनाने का था। इसी तरह मन्नत अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी। मन्नत ने दिल्ली का सबसे खतरनाक लव ड्रग्स मंगाया था और उसने एक बेहतरीन वीडियोग्राफर का भी इंतजाम किया था, जिसे वीडियो बनाकर प्रिंस को ब्लैकमेल करके उसे सेक्स टॉय के रूप में यूज करके पैसा कमाना चाहती थी। अमीर औरतों को तो वैसे भी प्रिंस जैसे मासूम लोग ज्यादा पसंद आते थे। मन्नत ने भावेश से भी बदला लेने के लिए सेम चीज करने की सोची थी, लेकिन उसने सोच लिया था वह भावेश और प्रिंस को दोनों को एक ही वीडियो क्लिप से ब्लैकमेल करें। वो प्रिंस की वीडियो क्लिप से, जिस वजह से उन्हें दो सेक्स टॉय मिल जाएंगे, वह आराम से पैसे कमाकर पार्टी करके एंजॉय कर पाएंगे। उन्हें जब भी सेक्स के लिए लड़कों की जरूरत होगी, वह भावेश और प्रिंस के साथ कर लेंगे।
जिन्हें उनका बिजनेस और सेटिस्फैक्शन के साथ साथ पार्टी करने के लिए पॉकेट मनी भी मिलती रहेगी। ये सब सोचते हुए मन्नत ने 2 वेटर को पैसे देकर प्रिंस को लव ड्रग्स की ड्रिंक देने को कहा। अगर प्रिंस ने एक भी ड्रिंक को मना किया, दूसरी ड्रिंक आसानी से प्रिंस के पास पहुंच जाएगी। अगर भावेश को उन लोगों पर शक होगा, वह एक ड्रिंक के लिए मना कर देगा, लेकिन 2 ड्रिंक के लिए कभी भी मना नहीं करेगा और उनके पास दूसरा भी बैकअप प्लान तैयार था। लेकिन सब लोगों को यह नहीं पता था, उन लोगों पर नजर रखी जा रही है। वह प्रिंस के खिलाफ क्या प्लान बना रहे हैं, उसकी खबर पूरी तरह से उस इंसान को भी है। ऊपर मौजूद रॉयल स्वीट में दक्षिता एक बहुत ही खूबसूरत ब्लैक लॉन्ग ड्रेस में बैठी सोफे के आर्मरेस्ट पर आंखें बंद कर रखी थी। उसके चेहरे पर अभी भी मास्क लगा हुआ था। वह अपनी आंखें बंद करके किसी गहरी सोच में थी। तभी वहां पर नमन आकर दक्षिता के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। उसे मन्नत का पूरा प्लान बता दिया, जिसके कारण दक्षिता का पूरा ऑरा इतना खतरनाक हो गया। नमन का उस रॉयल स्वीट में सांस लेना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे अपनी सांसों को रोके नमन उस रॉयल स्वीट बिना हिले डुले बिना किसी एक्सप्रेशन के एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा था। दक्षिता कुछ देर शांत रहती है, फिर वह एकदम सीधी बैठकर एक क्वीन की तरह अपने पैर पर चढ़ाकर कुछ देर नमन को घूर कर देखती है। फिर जब नमन को अपने ऊपर किसी की खतरनाक टकटकी महसूस होती है, वह अपनी नजरें उठाकर देखता है। अचानक नमन के कदम लड़खड़ा जाते हैं। फिर भी खुद को कंट्रोल करते हुए नमन करते हुए बोला, बॉस मैं समझ गया, प्रिंस सर को कुछ नहीं होगा, उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है। क्या ये लोग प्रिंस को मन्नत के प्लान से बचा पाएंगे या प्रिंस मन्नत के प्लान में फंस जाएगा? आदर्श के इस तरह ओवर पॉजिटिव होने का क्या कारण है? जानने के लिए पढ़ते रहे अगला एपिसोड। डियर रीडर्स, आप लोग अगर सच में कहानी पढ़ना पसंद करते हैं, प्लीज मोटिवेशन के लिए कमेंट करना ना भूले। चैप्टर 5 दक्षिता का गुस्सा और जिद। जब दक्षिता ने अपनी लाल आंखों से नमन को घूरना शुरू किया, नमन ने अपने ऊपर किसी की जानलेवा नजर को महसूस कर नमन अपना सिर उठाकर तक दक्षिता की तरफ देखता है। वह कांप जाता है, फिर खुद को संभालते हुए जल्दी से सुएट से बाहर जाते हुए बोला, मैम प्रिंस सर को कुछ भी नहीं होने देंगे, हम अभी पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम कर देते हैं। ये बोलकर नमन जल्दी से रॉयल सुएट के बाहर आकर राहत की लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। वो लाउंज में पहुंचा तो वहां पर करण और अर्जुन के साथ रमन एक दूसरे से हंस हंसकर बातें कर रहे थे कि इतने में नमन जल्दी से करण, अर्जुन और रमन के पास जाकर बोला, प्रिंस सर की सिक्योरिटी का इंतजाम करना होगा। ये सुनकर करण, अर्जुन और रमन नमन को कंफ्यूजन में देखने लगे। नमन उन्हें पूरी बात बताता है, फिर बोला, वो चुड़ैल मन्नत मासूम प्रिंस सर को ड्रग्स देकर प्रोस्टिट्यूट बनाना चाहती है, कुछ तो अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर प्रिंस सर जैसे मासूम बच्चे का शोषण करना चाहती है, फिर प्रिंस सर और उनके दोस्त को ब्लैकमेल करके प्रोस्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल करके पैसे भी कमाना चाहती है। ये सुनकर करण और अर्जुन के साथ साथ रमन को भी बहुत बुरी तरह मन्नत को मारने की इच्छा पैदा हुई, लेकिन जब तक उनकी बॉस का ऑर्डर नहीं आ जाता, तब तक वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। आज दक्षिता की तीनों ही सेक्रेटरी नहीं आई थी, उन्हें कोई प्रोजेक्ट बनाना था। इधर रमन और नमन दोनों ही कंट्रोल रूम की तरफ चले जाते हैं। करण अर्जुन दोनों सिक्योरिटी इंतजाम देखने चले जाते हैं। करण अर्जुन अपने गार्ड को अलर्ट करते हैं, वही रमन और नमन कंट्रोल रूम में जाकर खुद से सीसीटीवी फुटेज पर नजर रखने लगते हैं। उन लोगों ने देखा प्रिंस आराम से बार की टेबल के पास बैठे कुछ लिख रहा था। वो अपनी दुनिया में उसके कानों में बड़े बड़े हेडफोन लगे हुए था। इधर भावेश भी आज बहुत ज्यादा बिजी है, वो बार बार ड्रिंक बनाकर दे रहा था। वो प्रिंस के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा था, ना खुद के लिए वक्त निकाल पा रहा है। तभी अचानक प्रिंस अपना सिर उठाता है, भावेश की तरफ देखने लगता है। कुछ देर भावेश को देखने के बाद वहां से खड़ा होता है, कुछ दूर जाकर एक गिलास में पानी डालता है, भावेश के सामने कर देता है। ये देखकर भावेश प्रिंस की तरफ देखने लगता है, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह प्रिंस के हाथ से पानी लेकर पानी पी लेता है। इधर रमन और नमन ने भी यह सीन देखा, उनकी आंखों में भी खुशी की चमक आ गई। उन लोगों ने मन में सोचा, भले ही प्रिंस ने अभी तक चारों ओर की चीजों पर ध्यान नहीं दिया, वो अपनी अलग ही दुनिया में हो, लेकिन उन्हें अपने भाई का ख्याल पूरा था, उसे प्यास लग सकती है। इधर वो जो लोग ड्रिंक कर रहे थे, उन्होंने भी जब प्रिंस को भावेश को पानी देते हुए देखा, वो इस सीन को देखकर मसमराइज हुए बिना नहीं रह सके। सब लोगों ने भावेश को रेस्ट करने के लिए कुछ टाइम दिया, एक दूसरे से बातें करते हुए एक नजर प्रिंस को देख लेते। ये देखकर भावेश ने मन ही मन कहा, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो, देखो किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा, जब तुमने मेरे बारे में सोचा, तब देखो सब लोगों ने मेरे बारे में सोचा। लोग सब कहते हैं तुम एंजल के जैसे दिल के प्यो हो, लेकिन तुम मेरे लिए एक एंजल हो। जब तुम्हारे शुद्ध कोरा में आते ही जो लोग बुरे भी होते हैं, वो कुछ देर के लिए अच्छाई की इफेक्ट में आ जाते हैं। ये सोचते हुए वो चेयर पर बैठकर प्यार से प्रिंस को देखने लगता है, जो वापस अपनी दुनिया में जा चुका था। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद भावेश फिर से ड्रिंक बनाने लगता है। तभी प्रिंस के पास एक वेटर ड्रिंक लेकर आता है, प्रिंस मना कर देता है, वो वेटर चला जाता है।
थोड़ी देर बाद एक दूसरा वेटर जूस का गिलास लेकर बोला, प्रिंस सर आप जूस तो पी लीजिए, आप बैठे बैठे थक गए होंगे। ये सुनकर प्रिंस ना में सिर हिलाया और वापस से अपनी दुनिया में जाने वाला था। उस वेटर ने प्रिंस को जूस लेने के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया। ये देखकर भावेश वेटर को घूरते हुए बोला, जब वह मना कर रहा है उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। प्रिंस मासूमियत से बोला, भाभी यह मुझसे जूस के लिए पूछ रहे हैं, तुम इन्हें डर क्यों रहे हो। ये सुनकर भावेश प्रिंस को घूरते हुए बोला, प्रिंस जितना कहा उतना करो, जो तुम काम कर रहे हो वह करो, बाकी चीजों पर ध्यान मत दो। ये सुनकर प्रिंस अपनी गर्दन झुकाकर फिर से अपने काम पर लग जाता है। ये सुनकर उस वेटर को कुछ समझ में नहीं आया, उसने वहां से जाना ही सही समझा। कंट्रोल रूम में बैठे रमन और नमन ने जब उन्होंने वेटर की हरकतें की, उन दोनों ने अर्जुन और करण को इन्फॉर्म करके वेटर को अपने अंदर लेने का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद कुछ गार्ड उन वेटर को क्लब से ही गायब करवा दिया। थोड़ी दूरी पर बैठी मन्नत कब से इंतजार कर रही थी प्रिंस के ड्रग्स वाली ड्रिंक पीने का, लेकिन प्रिंस ने अभी तक कोई भी ड्रिंक नहीं ली थी। ये देखकर अचानक मन्नत को गुस्सा आने लगा। वह कुछ देर और बैठी प्रिंस को घूरती रही, फिर अचानक खड़ी होकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। रमन, नमन और करण, अर्जुन ने बस प्रिंस पर नजर रखी थी, मन्नत पर बिल्कुल भी नजर नहीं रखी। मन्नत आसानी से वॉशरूम में चली गई। तकरीबन 1 घंटे बाद प्रिंस भी अपने हेडफोन और सामान रखकर वॉशरूम की तरफ चला गया। इधर करण, अर्जुन और रमन नमन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। प्रिंस आराम से रोशनी कम अंधेरे को कॉरिडोर में चल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई नजर रख रहा है, लेकिन प्रिंस जैसे मासूम बच्चे ने इन सब को इग्नोर किया। वह मेंस वॉशरूम में चला गया। तभी अचानक उसकी गर्दन में कुछ चुभा, वो बेहोश होकर गिर गया। इधर अपने रॉयल सूट में बैठी दक्षिता को अपने दिल में अजीब सी बेचैनी और घबराहट महसूस होने लगी। उसने एक बार के लिए इग्नोर किया, अपने सामने पड़ा पानी का गिलास उठाकर पानी पीने लगी। अचानक उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जल्दी से अपनी सोफे पर से खड़ी होती है, फिर कुछ देर एकटक सामने मौजूद दरवाजे को देखती है। फिर अचानक उसे कुछ ध्यान आता है। वो अपने लैपटॉप पर कुछ सर्च करने लगती है। वह इस क्लब की सीसीटीवी फुटेज को देखती है। वह हैरान हो जाती है। रमन और नमन कंट्रोल रूम में थे, वही करण और अर्जुन क्लब के अंदर की सिक्योरिटी देख रहे थे, लेकिन प्रिंस कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक ही दक्षिता कुछ सोचकर घबराहट, डर और गुस्से के मारे कांपने लगती है। उसके चारों ओर का अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया। वो स्पीड से अपने सूट का दरवाजा खोलती है, लंबे लंबे कदमों के साथ बिना किसी की परवाह किए वह क्लब के फर्स्ट फ्लोर पर जाने लगती है। इस वक्त अचानक ही उसका शरीर पीला दिखने लगा था। उसकी नाक और कान से खून निकलने लगा था। उसके हाथ और पैर नीले पड़ने लगे। उसकी नसें भी उभर कर दिखने लगी, जिस वजह से दक्षिता और भी ज्यादा डरावनी दिख रही थी, लेकिन वह बिना किसी चीज की परवाह के नीचे वाले फ्लोर पर जा रही थी। इधर जब नमन और रमन की नजर जैसे ही अपने बॉस पर गई, उनकी हालत पर गई, दोनों घबराहट के मारे जल्दी से कंट्रोल रूम से बाहर आते हैं, फर्स्ट फ्लोर की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इधर करण और अर्जुन ने भी जब दक्षिता को नीचे आते हुए देखा तो हैरान हो गए। अभी करण और अर्जुन को नमन, रमन उस सारे गार्ड जल्दी से दक्षिता के सामने आते हैं। उसके आसपास की गंदगी और लोगों को हटाकर उस जगह को साफ करने लगते हैं, लेकिन दक्षिता बिना किसी प्रवाह के वॉशरूम की तरफ जा रही थी, जिस वजह से सारे लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। दक्षिता की अजीब सी हालत देखकर वहां मौजूद सारे लोग और ज्यादा डर गए। दक्षिता लंबे कदमों के साथ मेंस वॉशरूम के सामने पहुंचती है, फिर एक नजर लेडीज बाथरूम की तरफ डालकर मेंस वॉशरूम के सामने खड़ी हो जाती है। कुछ देर अपनी लाल और ग्रीन आंखों से कुछ देर उस दरवाजे को घूरती है, फिर एक किक के साथ उस दरवाजे को तोड़ देती है। अपने सामने के सीन को देखकर दक्षिता की आंखें और ज्यादा लाल हो जाती है। अब वह ऐसी लग रही थी जैसे उनसे कभी भी खून निकल सकता है। दक्षिता के कान और नाक से तेजी से खून बहने लगा था। थोड़ी देर पहले जब प्रिंस वॉशरूम में आया था, अचानक उसे किसी चीज की चुभन हुई। वो बेहोश होकर गिर गया। अचानक की लेडीज बाथरूम की ओर से अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे चलकर प्रिंस के करीब आई। प्रिंस को कुछ देर घूरने के बाद उस परछाई ने प्रिंस का हाथ पकड़ा, उसे खींचकर लेडीज वॉशरूम की तरफ से ले गई। फिर वापस आकर उन वॉशरूम के आगे एक बोर्ड रख दिया जिस पर लिखा था, यहाँ पर किसी का भी आना अलाउड नहीं है, ये वॉशरूम्स खराब है। थोड़ी देर बाद वापस लेडीज वॉशरूम में जाती है। फिर प्रिंस को देखते हुए उसे किस करनी ही वाली थी। अचानक प्रिंस होश आ जाता है। वो जल्दी से मन्नत को धक्का दे देता है। दरअसल लेडीज वॉशरूम में ही मन्नत छुपी हुई थी। जैसे ही तकरीबन 1 घंटे बाद किसी के आने की आहट हुई, मन्नत ने लेडीज वॉशरूम से झांक कर देखा, प्रिंस उधर ही आ रहा था। उसे देखते ही मन्नत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक निशाना वाली पिस्टल में इंजेक्शन डाला। जैसे ही प्रिंस वॉशरूम रूम में जाने वाला था, उसने पीछे से उस इंजेक्शन को प्रिंस की गर्दन में सूट कर दिया, जिस वजह से इंजेक्शन प्रिंस को लग गया। जब उस इंजेक्शन की दवाई प्रिंस के अंदर गई,
प्रिंस एक बार के लिए बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब प्रिंस पर उस ड्रग्स का असर हुआ, प्रिंस को होश आ गया। प्रिंस ने जल्दी से मन्नत को धक्का दे दिया, जिस वजह से मन्नत जाकर वॉशरूम के दरवाजे से भी गई। उसके हाथ से खून बहने लगा। अपना खून को देखते ही मन्नत की आंखों में एक पागलपन और सनक नजर आने लगी। उसने गुस्से में प्रिंस को देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की। लेकिन प्रिंस डरते हुए खुद में सिमटते हुए बोला, आई एम सॉरी बड़ी दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझकर आपको चोट नहीं पहुंचाई। प्लीज आप मुझे मत मारना। ये बोलते हुए प्रिंस बुरी तरह कांप रहा था। उसकी पूरी बॉडी लाल हो गई थी। प्रिंस के चेहरे पर मास्क भी नहीं था। तभी अचानक मन्नत की नजर प्रिंस के चेहरे पर गई। वह अपनी दर्द भूलकर प्रिंस की तरफ बढ़ते हुए प्रिंस का चेहरा मजबूती से अपने हाथों में पकड़कर किस करने ही वाली थी। अचानक उसे एक किक के साथ दरवाजा टूट गया। फिर पलक झपकते ही दूसरी किक मन्नत को लगी। मन्नत सीधा जाकर वापस वॉशरूम की दीवार से भिड़ गई। इस बार मन्नत की चेस्ट और सर में चोट आई थी। इस वजह से मन्नत को खून की उल्टी होने लगी। मन्नत ने अपने चेहरे से खून साफ किया। उस सामने खड़े इंसान को देखा, जो अपने चेहरे पर मास्क लगाए अपनी खून जैसे लाल आंखों से उसे घूर रहा थी। उन आंखों को देखकर मन्नत डर से कांपने लगी। उसका सारा पागलपन सनक हवा हो गई। वह डर से कांपते हुए दीवार में समेटने लगी। इधर जब दक्षिता ने मेंस वॉशरूम का दरवाजा तोड़ा था, तब वहां पर प्रिंस की वॉच के अलावा कुछ भी नहीं था, जिसे सब कुछ समझ में आ गया। प्रिंस को किडनैप कर लिया गया है। लेकिन अचानक ही उनके कानों में प्रिंस की धीमी आवाज गई, जिसे सुनते ही दक्षिता दौड़कर लेडीज वॉशरूम का दरवाजा तोड़ दिया। फिर उसके साथ ही उससे कहीं ज्यादा स्पीड में मन्नत को एक किक मारा, जिस वजह से मन्नत को दरवाजे की आवाज टूटने सुनने से पहले ही उसे किक चुकी थी। इधर प्रिंस डर से कांपते हुए अपना सर अपने घुटनों में कितने रो रहा था। उसे इस तरह देख दक्षिता चलते हुए प्रिंस के पास गई। उसके सर पर हाथ सहलाने लगी। इधर नमन, रमन और करण अर्जुन ने मिलकर उस मन्नत को वहां से उठाकर ले जाने ही वाले थे। अचानक ही दक्षिता ने उन्हें इशारा करके रोक दिया। फिर चलकर मन्नत के पास जाकर उसके बालों को अपने हाथों में कसकर पकड़कर उसका सर ऊपर उठाकर बोली, जब लड़के लड़कियों की इज्जत लूटते हैं, समाज उसके लिए लड़ने को आता है, फिर भी हम जैसी लड़कियां बोलती है, हमारे साथ इंसाफ नहीं होता। तुमने कभी सोचा है, तुम इस लड़के की मासूमियत छीनी जा रही थी? क्या कभी इसकी मासूमियत वापस ला पाती? क्या ये समाज कभी इस लड़के की मासूमियत के लिए लड़ता? कभी नहीं। वह बल्कि यही बोलता, तुम तो लड़के हो, तुम्हें मजा आया था, तुमने तो एंजॉय किया है, तुम्हारी कौन सी इज्जत लुट गई? इज्जत लड़कियों की लुटती है, लेकिन वो समाज ही भूल जाता है। लड़कों के पास भी दिल, मासूमियत और प्योरिटी होती है। जितना गलत लड़कियों के साथ होता है, उतना ही गलत लड़कों के साथ भी होता है। उनका शोषण करने से उन्हें भी चोट लगती है, मानसिक उत्पीड़न का एहसास होता है। उनकी भी प्योरिटी और मासूमियत होती है, जिसे तुम जैसी लड़कियां छीन लेती है। लेकिन लड़के अपनी मासूमियत खोने के बाद या तो सुसाइड कर लेते हैं, फिर इस समाज में घुट घुट कर जीते हैं। ये बोलकर दक्षिता ने मन्नत के चेहरे पर तमाचे की बौछार कर दी, जो लगातार तकरीबन 50 तमाचे मन्नत के मारे। फिर उसका चेहरा कसकर पकड़ती हुए बोली, इस समाज को याद रखना चाहिए, शोषण जितना लड़कियों का होता है, उतना ही लड़कों का भी होता है। जितनी उत्पीड़न लड़कियों को सहनी पड़ती है, उतनी ही लड़कों को भी सहनी पड़ती है। तुम जिस चीज के लिए इस मासूम बच्चे की मासूमियत जीना चाहती थी, अब तुम्हें उसी चीज के लिए तड़प आऊंगी। ये बोलकर दक्षिता ने मन्नत के कपिंगों में कुछ ढूंढने लगती है। उसे एक इंजेक्शन मिलता है, जिसे लेकर वह मन्नत को लगा देती है, जिसे मन्नत बुरी तरह डर जाती है। फिर दक्षिता करण और अर्जुन की तरफ देखकर बोली, इसे इसी वॉशरूम में कल सुबह तक बंद रखो। तुम दोनों बाहर पहरा दोगे। अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती होगी, मैं तुम लोगों को उसी वक्त एक भयानक मौत दूंगी। ये सुनकर करण और अर्जुन कांपन गए। उन्हें पता था, वह पहले भी एक गलती कर चुके हैं, अब वह दूसरी गलती नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने अपनी गर्दन झुकाकर कहा, यस बॉस। फिर दक्षिता चलते हुए प्रिंस के पास गई, उसे कंधों से पकड़कर उठाया। प्रिंस अभी भी बच्चों की तरह गर्दन झुकाकर सिसक सिसक कर रो रहा था। दक्षिता ने इसे झटके से अपने पास खींचकर गले से लगा लिया, जिसे महसूस करते ही प्रिंस को अचानक ऐसा लगा जैसे इस दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर पहुंच गया है, जहां उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस एहसास को महसूस करते ही प्रिंस ने दक्षिता को कसकर अपनी बाहों में भरकर फूट फूट कर रोने लगा था। दक्षिता ने प्रिंस को अपनी अपनी गोद में उठा लिया। प्रिंस ने भी अपने पैरों को दक्षिता की कमर के चारों तरफ लपेट दिया। फिर कसकर दक्षिता की गर्दन में चेहरा छुपाकर रोने लगा। दक्षिता ने अच्छे से प्रिंस को पकड़ा, फिर वॉशरूम से बाहर की तरफ जाने लगी। दक्षिता के नाक और कान से अभी भी खून बह रहा था। उसकी पूरी बॉडी नीली पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी अभी तक दक्षिता खुद को मजबूत दिखाते हुए प्रिंस को लेकर अपने रॉयल स्वीट की तरफ जा रही थी। रास्ते में क्लब में मौजूद लोगों ने जब एक मास्क वाली लड़की को एक टीनेजर लड़के को गोद में उठाकर लाते हुए देखा, सब लोगों की आंखें और मुंह हैरानी से खुले रह गए। भावेश तो एक बार के लिए लड़खड़ा कर नीचे भी गिर गया।
लेकिन तभी भावेश की नजर जब प्रिंस पर गई, उसने देखा प्रिंस किस तरह बुरी तरह रो रहा है, वो भी कांपन रहा है, जिसे महसूस करते ही भावेश को एहसास हो गया कुछ गड़बड़ हुई है। जिसे महसूस करते हैं भावेश दौड़कर उस लड़की के पास जाकर प्रिंस को देखना चाहता था, लेकिन अचानक मास्क वाली लड़की यानी दक्षिता ने घुरकर भावेश को देखा। भावेश अपनी जगह पर फ्रिज हो गया। इतने में कुछ गार्ड भावेश को आकर पकड़ लेते हैं। उसके बाद दक्षिता प्रिंस को उसी तरह अपनी गोद में उठाए अपने रॉयल स्वीट की तरफ जाने लगती है। सब लोग अपने फोन निकालकर उसका वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन तभी दक्षिता के सारे गार्ड्स मिलकर उन लोगों के फोन पर देते हैं। उनको गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन सबसे दूर आदर्श के कमरे में आदर्श को बहुत ज्यादा फीवर आया हुआ था। डॉक्टर ने भी दवाइयां दे दी थी। कांची बार बार आदर्श के माथे पर ठंडे पानी पट्टियां बदल रही थी। फीवर कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। तब कांची ने अपने सारे कपड़े उतारकर अपनी बॉडी की गर्मी देने की सोची। आदर्श ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। फिर दोनों बिना कपड़ों के ही एक ही ब्लैंकेट में सो गए। लेकिन कांची को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वह बार बार बीच बीच में आदर्श की फीवर चेक करती, तो तकरीबन 3 घंटे बाद आदर्श का फीवर उतर चुका था। इसी वजह से कांची ने राहत की सांस ली। फिर कांची को थकान के मारे पता नहीं कब नींद आ गई। इधर दक्षिता लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ सीढ़ियों पर चल रही थी। अचानक की दक्षिता के पैर लड़खड़ा गए। वो सीढ़ियों से नीचे गिरने वाली थी। हेलो रीडर्स, अगर आप लोगों को ये स्टोरी सच में पसंद आ रही है तो हर एपिसोड पर अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे मोटिवेट कीजिए। जब तक आप लोगों के कमेंट नहीं आएंगे मुझे कैसे पता चलेगा स्टोरी अच्छी है या नहीं, आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं। अब आप जब तक इस स्टोरी के हर चैप्टर पर कमेंट नहीं कर देते, वह भी अच्छे अच्छे मोटिवेशन वाले, तब तक इसी स्टोरी पर इतने ही एपिसोड रहेंगे। अब आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आगे की स्टोरी जाना चाहते हैं या नहीं। बाय बाय, रुको सभी लोग, कहीं जाओ मत। ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।